नेहा ने अमृता के गाल पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसका सिर एक तरफ झटक गया। अमृता दर्द से हल्का सा सिकुड़ गई और अपने गाल को हाथ से ढक लिया। ये सब देख रहे शिवांश एट रोशन के कर्मचारी और नौकर हैरान रह गए और उसकी ओर बढ़ने लगे। यहाँ तक कि प्रवेश कक्ष की सुरक्षा में तैनात एक नाइट भी घबराकर दौड़ता हुआ वहां आ गया। काउंटेस की कामवली का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कुछ नहीं हुआ। अमृता ने धीरे से सिर हिलाया। उसके होंठ कट गए थे और खून निकल रहा था। उसने रुमाल निकाला और खून पोंछ लिया। फिर उसने नेहा की ओर देखा। काउंटेस श्रेया यूनिस एम्परर की 2 नाजायज बेटियों में से एक थी। उसकी मां मीरा जैसी प्रिय प्रेमिका नहीं थी, बल्कि एक कामवाली थी जिसे एक रात के लिए एम्परर के पास भेजा गया था। एम्प्रेस को नियंत्रण में रखने के लिए एम्परर ने अपनी कामवाली से संतान पैदा की थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उसकी प्रिय प्रेमिका थी। ये बात कोई रहस्य भी नहीं थी। एम्परर को श्रेया की मां में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वह अपनी बेटियों को बहुत अधिक प्यार करता था। नेहा को लगभग 10 वर्ष की उम्र तक एम्परर के प्यार की यादें थीं। हालांकि अब उसके पास न तो कोई खास शक्ति थी और न ही एम्परर का वही प्यार, फिर भी एम्परर की बेटी होने का उसका गर्व बाकी हर चीज से अधिक मजबूत था। इसीलिए वह मीरा से हार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आखिर वह सिर्फ उसकी प्रेमिका थी। अपने बेटे लॉरेंस से हारना तो वह किसी तरह स्वीकार कर सकती थी, लेकिन एम्परर की बेटी होने के नाते वह उसकी प्रेमिका से पीछे रहना सहन नहीं कर सकती थी। इसी कारण वह उसकी प्रेमिका की बेटी अमृता से किसी कीड़े की तरह नफरत करती थी। अमृता की नज़र से देखें तो दोनों ही ऐसे बच्चे थे जिन्हें जन्म से ही किसी न किसी तरह अस्वीकार किया गया था। लेकिन उसकी रगों में बहने वाला एम्परर का खून शायद उसके लिए बाकी सब चीज़ों को महत्वहीन बना देता था। नेहा ने अमृता को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ श्रेष्ठता का भाव था। नेहा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने क्या कर दिया है। अपनी माँ को यहाँ बुलाओ। अगर मैं यहीं गिरकर रोने लगूं तो आपको क्या लगता है क्या होगा? अमृता ने शांत स्वर में कहा। एम्परर के इंपीरियल गार्ड के नौकरों और बॉडीगार्ड ने देखा है कि आपने अचानक मेरे गाल पर थप्पड़ मारा। हम तो क्या हुआ? मेरे महाराज को शोर मचाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इसके अलावा कौन सा पिता चाहेगा कि उसकी बेटी उसके अपनी प्रेमिका के साथ हो रही निजी मुलाकात के बीच वहां पहुंच जाए? अब आप 5 या 6 साल की बच्ची नहीं हैं। इसके विपरीत आप पहले से ही शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। अमृता ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मैं इस समय बहुत बड़ा हंगामा करूं, अपमान और दर्द से रोने लगूं, तो मुझे यकीन है कि मेरे महाराज एम्परर यहां आ जाएंगे और मेरी मां इस मौके को हाथ से जाने नहीं देंगी। वह मेरे साथ रोएंगी और एम्परर से कहेंगी कि उनकी बेटी किस तरह हमें तुच्छ समझकर अपमानित करती है। तब आपको क्या लगता है क्या होगा? वह आप जितनी अधिक कोशिश मेरी मां से निपटने की करेंगी, मेरे महाराज एम्परर को उनके प्रति उतनी ही अधिक सहानुभूति होगी। क्या आप इसे आजमा कर देखना चाहती हैं? अमृता ने कहा और एक कदम आगे बढ़ी। उसकी प्रभावशाली उपस्थिति से नेहा इतनी दबाव में आ गई कि वह लगभग पीछे की ओर गिर पड़ी। उसकी कामवली ने तुरंत उसे संभाल लिया। अमृता ने अपनी पोशाक का किनारा पकड़ लिया। फिर उसने शांत स्वर में कहा, इससे केवल मेरी माँ और मेरे भाई लॉरेंस को फायदा होगा, इसलिए आज घर वापस चली जाइए। तुम अपने आप को समझती क्या हो? अगर तुम्हें सच में इतना भरोसा है तो कोशिश करके क्यों नहीं देखती? नेहा ने गरिमा दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अमृता फीकी सी मुस्कुराई। उसे ये जानने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अतीत में वो सचमुच ऐसा कर चुकी थी। मीरा की मार खाकर अमृता पहले से ही इतनी अभ्यस्त थी कि उसे वास्तव में ज्यादा दर्द नहीं होता था, लेकिन उस समय उसने ऐसे अभिनय किया था जैसे उसे बहुत चोट लगी हो। वह फर्श पर गिरकर रोने लगी थी। हैरान नौकर और बॉडीगार्ड उसकी मदद के लिए दौड़ आए थे। इस तरह की परिस्थितियों को संभालने में माहिर मीरा ने जल्दी ही अमृता की मंशा समझ ली और उसी के अनुसार अभिनय किया। आंखों में आंसू भरकर उसने एम्परर से शिकायत की कि उसके और उसकी बेटी के साथ इस तरह व्यवहार करने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद वह अपने बेडरूम से बाहर निकलने की बात पर टूट गई और लगभग 10 दिनों तक बेहद दयनीय तरीके से रोती रही। अपनी प्रिय महिला के आंसुओं से पिघलकर एम्परर ने नेहा को फटकार लगाई। उन्होंने मीरा को एक बहुत बड़ा सांत्वना उपहार भी दिया और उसके लिए एक भव्य पार्टी आयोजित की।
मीरा उस पार्टी में गर्व से एम्परर का हाथ पकड़े पहुंची और पूरी पार्टी की आकर्षण का केंद्र बन गई। ये पहली बार था जब लॉरेंस और मीरा ने अमृता को एक काम की चीज समझा था। नेहा, आपको अपने पिता की प्रिय महिला से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। आप उनकी प्रिय बेटी हैं। अगर आप मेरी माँ को पीछे हटाना चाहती हैं तो आपको अलग तरीके से उनका प्यार हासिल करना होगा। नेहा ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि अमृता ऐसा क्यों कह रही थी, जैसे वह खुद अपनी माँ को हटाना चाहती हो। मेरे महाराज ने कभी आपको अपनी बेटी के रूप में सचमुच महत्व दिया था और एक समय वह आपसे बहुत प्यार करते थे। उन यादों को वापस लाइए। कल अपने बच्चों के साथ मेरे महाराज से मिलने जाइए और एक बेटी की तरह उनका प्यार हासिल कीजिए। आपको महिलाओं के साथ उनके संबंधों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से केवल मेरे महाराज आपसे नफरत करने लगेंगे। इससे आपको किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? आज जो हुआ, मैं ऐसा दिखाऊंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब चली जाए। दुनिया का कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चे उसे उसकी प्रेमिका के साथ देखें। ये कहते हुए अमृता ने पीछे मुड़कर इंपीरियल गार्ड के नाइट की ओर देखा। युवा नाइट अमृता की नज़र पड़ते ही घबरा गया। अमृता ने उसे मीठी मुस्कान दी। नेहा अब वापस जा रही हैं। क्या आप कृपया उन्हें बाहर तक छोड़ देंगे? क्या यह आपके लिए ठीक है? नाइट ने दुखी होकर उसकी ओर देखा। अमृता ने कहा, हमें मेरे महाराज के विश्राम के समय में बाधा नहीं डालनी चाहिए। नेहा, मेरी बात याद रखिए और घर जाइए। यह मत भूलिए कि सच्ची फिलियल पायटी यानी माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या होता है। नेहा को शायद उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन जब नाइट ने उसे जाने के लिए कहा तो वह चुपचाप वहां से चली गई। अमृता ने अपनी पोशाक का किनारा छोड़ दिया। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जितना प्यार कर सकता है, उसकी भी एक सीमा होती है, खासकर एम्परर ग्रेगोर जैसे आत्मकेंद्रित व्यक्ति के लिए। किसी महिला के लिए महसूस किया जाने वाला प्यार और किसी बच्चे के लिए महसूस किया जाने वाला प्यार अलग होता है, लेकिन दोनों ही असीमित नहीं होते। जैसे जैसे नेहा एम्परर का प्यार दोबारा हासिल करेगी, मीरा धीरे धीरे उनके दिल से बाहर होती जाएगी। अमृता अब पहले जैसी नहीं थी, जब वह दूसरों के खिलाफ झूठ और षड्यंत्र रचकर एम्परर के मन में उनके प्रति संदेह पैदा करती थी। अतीत में वह उन सभी लोगों को रास्ते से हटाती थी जो मेरे महाराज के करीब आना चाहते थे, ताकि उनका पूरा प्यार मीरा को ही मिलता रहे। लेकिन अब उसे मीरा को एम्परर के दिल से बाहर निकालना था और उस खाली जगह को दूसरे लोगों से भरना था। साथ ही उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि कोई ऐसा व्यक्ति उभर कर ना आए जिसके पास मीरा की जगह लेने जितना प्रभाव हो। नेहा के एंट्रांस फोये से चले जाने के कुछ ही समय बाद एम्परर और मीरा वहां दिखाई दिए। एक सर्वेंट ने माफी भरी नजरों से अमृता की ओर देखा। मैंने सुना कि श्रेया यहाँ आई थी। एम्परर ने फोये की ओर देखा। उनकी नज़र अमृता पर पड़ी, जो हाथ में खून लगा रूमाल लिए खड़ी थी। उसका गाल सूजा हुआ था और होंठ के किनारे पर नाखूनों से लगी खरोंच के कारण घाव हो गया था, जिससे अभी भी खून निकल रहा था। इतना देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया कि क्या हुआ होगा। वह नेहा के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे और यह भी जानते थे कि वह अमृता से नफरत करती थी। मुझे अफसोस है, एम्परर ने धीमी और दबे हुए स्वर में कहा। उनकी आवाज़ में अपनी बेटी के मूर्खतापूर्ण व्यवहार को लेकर शर्म साफ दिखाई दे रही थी। अमृता गंभीरता से एक घुटने पर बैठ गई और बोली, कुछ नहीं हुआ। श्रेया ने शायद तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। नेहा ने अपने पिता को याद करने के कारण एक छोटी सी गलती कर दी। केवल इस वजह से मैं न तो योर मैजेस्टी के प्रति और न ही काउंटेस के प्रति कोई नाराज़गी रख सकती हूँ। अमृता के इतना कहते ही मीरा का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया और वह गुस्से में फट पड़ी। कारण चाहे जो भी हो, वह मेरे घर आई और मेरी बेटी के गाल पर थप्पड़ मार कर गई। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह हमें इस तरह तुच्छ समझे? और तुम भी, जब ऐसा हुआ तो तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। एक पिता के बिना पली बेटी होने के कारण मैं नेहा की भावनाओं को कैसे नहीं समझ सकती? अमृता ने मीरा को नहीं, बल्कि एम्परर को संबोधित करते हुए कहा। वो शायद इसलिए ऐसा कर बैठी क्योंकि उन्हें अपने पिता की बहुत याद आती है और उन्हें मुझसे जलन होती है। इसके अलावा शिवांश एट रोसन की स्वामिनी होने के नाते मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योर मैजेस्टी यहाँ आरामदायक महसूस करें। क्या मुझे इतनी छोटी सी बात पर बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहिए था? एम्परर मुस्कुराए, तुम्हारा दिल सचमुच प्रशंसा के योग्य है। अमृता ने सम्मानपूर्वक सिर झुका दिया।
लेकिन श्रेया को अनुशासन न सिखाने की गलती मेरी है। वह बहुत सुंदर है, लेकिन अपनी परवरिश के कारण काफ़ी हिंसक स्वभाव की भी है। अब उसके 3 बच्चे हैं, इसलिए उसे अपने स्वभाव में थोड़ा सुधार करना चाहिए। मुझे थोड़ा शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि उसने एक युवा लड़की के चेहरे को चोट पहुंचा दी। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। अब सोचता हूं तो मैंने तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर कोई उपहार तक नहीं दिया। एम्परर ने ऐसा कहा, लेकिन उन्होंने कभी अमृता के जन्मदिन की परवाह नहीं की थी। अमृता इस अचानक मिले मौके से हैरान थी, लेकिन इस समय उपहार मांगने की गलती वह नहीं करना चाहती थी। इसके बजाय उसने कहा, तो फिर पूरे सम्मान के साथ मैं चाहूंगी कि आप मेरे द्वारा तैयार किया गया उपहार स्वीकार करें। उपहार मेरे लिए? जी योर मैजेस्टी, वास्तव में यह उपहार मैंने अपने जन्मदिन पर अपनी माँ को देने के लिए तैयार किया था, ताकि मुझे जन्म देने के लिए उनका धन्यवाद कर सकूं। लेकिन यह माता पिता के लिए जोड़ी में आने वाला आभूषण है। अमृता ने गहरे अफसोस के साथ सिर झुका लिया। लेकिन मेरे पास दूसरी जोड़ी स्वीकार करने वाला कोई नहीं था। फिर भी जब मैंने इसे तैयार किया था तब मेरे मन में योर मैजेस्टी का ख्याल आया था। लेकिन मैं इसे अपनी माँ को भी नहीं दे सकी क्योंकि मैं निश्चित नहीं थी। अगर आप इसे स्वीकार कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, एम्परर खुशी से हंसे। अगर यह माता पिता के लिए आभूषण है तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि यह आखिरकार एक कपल के लिए ही है? मैं मीरा के साथ कपल आभूषण पहनने से कैसे इनकार कर सकता हूँ? इसे लाओ। अमृता ने फॉये के एक कोने में खड़ी रूबी की ओर आंखों से इशारा किया, जो पूरी घटना को देख रही थी। रूबी सर्वेंट्स में रिश्वत बांटने के बाद रिपोर्ट करने आई थी, लेकिन इसी घटना के समय वह दूर खड़ी होकर सब देख रही थी। रूबी तुरंत अमृता के कमरे में गई और वहां तैयार रखा गिफ्ट बॉक्स ले आए। इस बीच एम्परर सीढ़ियों से नीचे आकर फॉये के सोफा पर आराम से बैठ गए। अमृता ने रूबी द्वारा लाया गया गिफ्ट बॉक्स लिया और उसे सावधानीपूर्वक एम्परर के सामने रखा। अंदर एम्बर से बने 2 बड़े हीरे जड़ा सजावटी पिन थे। एम्परर ने महिला वाला हीरे जड़ा सजावटी पिन उठाया और उसे मीरा की ड्रेस के ऊपर लगा दिया। फिर पुरुष वाला हीरे जड़ा सजावटी पिन अपने ऊपर लगा लिया। उन्होंने अमृता की ओर मुस्कुरा कर देखा। इतना संकोच मत करो, तुम मीरा की बेटी हो, इसलिए मेरे लिए भी बेटी जैसी ही हो। यह मेरे लिए सम्मान की बात है, अमृता ने विनम्रता से कहा। अतीत में वह वास्तव में इन शब्दों को सुनना चाहती थी। वह मीरा और लॉरेंस के परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। लेकिन अंत में जिस परिवार की उसने कल्पना की थी वह सिर्फ एक मीठा भ्रम निकला। लॉरेंस ने मीरा को मार डाला था। ऐसा कोई परिवार नहीं था जहां लोग एक दूसरे पर भरोसा करें, एक दूसरे से प्यार करें और एक दूसरे का साथ दें। तो अब हम ओपरा के लिए चलें। हाँ, मीरा ने खड़े होते हुए अमृता को ठंडी नज़रों से देखा और एम्परर का हाथ पकड़ लिया। हालांकि एम्परर को हीरे जड़ा सजावटी पिन काफी पसंद आया था और उनके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई दे रही थी। अमृता घुटनों के बल बैठकर सिर झुका लिया और दोनों के जाने का इंतजार करने लगी। अब इस घटना के कारण एम्परर को मीरा के बजाय अमृता के प्रति एहसान महसूस होगा। भले ही यह भावना केवल कुछ समय के लिए हो, फिर भी अमृता के लिए यह एक बहुत बड़ा लाभ था। विशाल उस रात सो नहीं सका, तो फिर मैं महामहिम को एम्परर बनाऊंगी। इन शब्दों को कहने वाली उस खूबसूरत लड़की का चेहरा बार बार उसके मन में उभर रहा था। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि क्या वह सचमुच उसे एम्परर बना सकती है। क्या मैं एम्परर बनना चाहता हूँ? ये सवाल उसके मन में लगातार घूमता रहा। अगर वह कहता कि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा, तो वह झूठ बोलता। अमृता ही अकेली ऐसी व्यक्ति नहीं थी जिसने उससे कहा था कि उसे एम्परर बनना चाहिए। कई मौक़ों पर उससे अधिक भरोसेमंद पदों पर बैठे लोग भी गुप्त रूप से उससे मिलने आए थे और यही बात कही थी। लेकिन विशाल ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। तुम्हें जीवित रहने के लिए एम्परर बनना होगा। अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए एम्परर बनो। जो लोग उसे सिंहासन पर बैठने की सलाह देते थे, वे हमेशा यही 2 बातें कहते थे। लगभग 20 साल हो चुके थे जब उसके माता पिता पर झूठा राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था। एम्पायर के अधिकांश लोग ये बात अब तक भूल चुके थे। उसके परिवार की सत्ता में स्थिति बहाल हो चुकी थी और उसने ग्रैंड डची एवरन की जिम्मेदारी संभाल ली थी। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह हमेशा एक पतली धार पर खड़ा था।
शायद एम्परर ग्रेगोर ने उसे इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उन्हें अपनी छोटी बहन की हत्या का पछतावा था, या इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि विशाल के पास उन्हें चुनौती देने की शक्ति नहीं थी। लेकिन अगर विशाल सिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाता तो कहानी अलग होती। विशाल की वंशावली इतनी गहरी थी कि उसे नज़रअंदाज करना संभव नहीं था। उसके अधीन रहने वाले लोग दृढ़ थे कि अगर विशाल को भी वही खतरा हुआ जो पिछले ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस के साथ हुआ था, तो उसी समय वे अपनी सेनाएं खड़ी कर देंगे और ग्रैंड डची एवरन की असली ताकत दिखाएंगे। विशाल हमेशा उन्हें रोकता रहा था। जिस तरह वे विशाल की रक्षा करते थे, उसी तरह विशाल भी उनकी रक्षा के लिए पीछे खड़ा रहता था। वह केंद्रीय राजनीतिक मैदान से दूर रहता और ऐसा दिखाता जैसे उसे सत्ता से घृणा हो। धीरे धीरे ग्रैंड ड्यूक एवरन पूरे एम्पायर की ढाल बन गया था। लेकिन आखिरकार, जब तक वह ग्रैंड ड्यूक एवरन का पद छोड़कर किसी एकांत जीवन में न चला जाए, उसके जीवित रहने का एकमात्र वास्तविक रास्ता एम्परर बनना ही था। लेकिन वह ग्रैंड ड्यूक का पद तो दूर, ग्रैंड डची एवरन को भी नहीं छोड़ सकता था। वह उसका परिवार था। फिर भी आज तक उसने उत्तराधिकार या इंपीरियल थ्रोन जैसे शब्दों को बोलने के बारे में भी नहीं सोचा था, क्योंकि वह जीवित रहने के लिए अपने हाथ खून से रंगना नहीं चाहता था। विशाल सम्मान के साथ मरना पसंद करता। क्या उसके माता पिता खुश होते अगर वह बदले के खून से अपने हाथ रंगकर सिंहासन पर बैठता? उसे ऐसा नहीं लगता था। उसे अपनी माँ का चेहरा तक ठीक से याद नहीं था। इसके अलावा वह एक अच्छा और न्यायप्रिय व्यक्ति था। ग्रैंड डची एवरन के लोग भी उसकी इसी वजह से प्रशंसा करते थे। इसलिए यह विश्वास करना मुश्किल था कि विशाल बदला लेना चाहेगा। लेकिन अमृता चाहती थी कि वह अपने जीवित रहने या बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि क्रेट्स एम्पायर की जनता के कल्याण के लिए एम्परर बने। विशाल स्तब्ध रह गया। अब तक वह ग्रैंड डची एवरन को ही अपनी एकमात्र जिम्मेदारी मानता आया था। उसने अपने घर और अपने प्रिय लोगों की रक्षा के लिए पूरी मेहनत की थी। लेकिन क्या वो पूरे क्रेट्स एम्पायर की ओर से आंखें मूंद सकता था? बिल्कुल नहीं। वह पूरे एम्पायर की ढाल था। इंपीरियल फैमिली के प्रति उसके मन में रत्ती भर भी निष्ठा नहीं थी, लेकिन एम्पायर की जनता की रक्षा करना हमेशा उसके मन में रहा था। विशाल ये चिंता किसी के साथ साझा नहीं कर सकता था। उसके एड्स उसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। अगर विशाल कह देता कि वह उत्तराधिकार की लड़ाई में हिस्सा लेगा, तो हर कोई खुश हो जाता और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता। वह अमृता से एक बार फिर बात करना चाहता था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि धुंध के बीच भी अमृता उसे सही दिशा दिखा सकती है। पूरी रात उसकी आंखों में एक बार भी नींद नहीं आई। सूरज निकलने तक उसे एहसास हो गया कि उसका मन एक ही दिशा की ओर बढ़ रहा है। क्या आप कल रात ठीक से सो नहीं पाए? इस सुबह बैरक्स में पहुंचे ग्रैंड ड्यूक एवरों के राजा प्रताप ने पूछा। विशाल पहले ही उठ चुका था और खुद दाढ़ी बना रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे। प्रताप विशाल की सेवा करने के लिए उसके साथ बैटलफील्ड तक आया था। विशाल को उसकी ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे इस बात की चिंता करना ज्यादा थका देता था कि कहीं उस बूढ़े राजा के साथ कुछ बुरा न हो जाए। लेकिन वह उसे आरामदायक मैनर में रुकने के लिए भी नहीं कह सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अपने पिछले स्वामियों को दुखद रूप से खोने के बाद प्रताप को डर था कि कहीं वह भी इसी तरह विशाल को न खो दे। बस बिस्तर पर थोड़ा करवटें बदलता रहा। प्रताप ने इसका कारण नहीं पूछा। वह ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकता था। अपने ऑफिशियल ड्यूटीज में व्यस्त मास्टर के लिए वह केवल इतना ही कर सकता था कि उसकी हर संभव सेवा करे। कृपया बैठ जाए, लॉर्ड विशाल। ठीक है। विशाल चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। प्रताप ने एक कुशन उठाकर उसकी गर्दन के पीछे रख दिया ताकि वह आराम से पीछे टिक सके। फिर उसने उसके चेहरे पर गर्म तौलिया रख दिया। मुझे लगता है कि मैं इसी वक्त सो जाऊंगा। क्या आप थोड़ी देर सोना चाहेंगे? नहीं, मेरे पास सोने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। मैं आज इंपीरियल पैलेस जा रहा हूं। विशाल के इतना कहते ही प्रताप ने उसकी मिलिट्री यूनिफॉर्म के बजाय उसका रोब निकाल लिया। विशाल ने कपड़े बदले और 2 एस्कॉट्स के साथ कैपिटल की ओर निकल पड़ा। विशाल लगभग सुबह 10 बजे इंपीरियल पैलेस पहुंचा। एम्परर आमतौर पर सुबह के समय छोटी ऑडियंसेस में व्यस्त रहते थे और निजी मेहमानों से मिलते थे। विशाल ने जानबूझकर यही समय चुना था, क्योंकि वह एम्परर के साथ लंच नहीं करना चाहता था। जब वह पहुंचा, काउंटेस श्रेया यूनस पहले से ही अपनी 2 बेटियों के साथ एम्परर से मिलने आई हुई थी।
नेहा ने अमृता की सलाह मान ली थी। अब वो 36 वर्ष की थी और उसकी बड़ी बेटी इस साल 15 वर्ष की हो चुकी थी। नेहा अब ऐसी उम्र में थी जहां उसे न तो बहुत सुंदर कहा जा सकता था और न ही आकर्षक, इसलिए उसका घमंड दिखाना किसी काम का नहीं था। अगर वह अपने पिता एम्परर का प्यार पाना चाहती थी तो उसे उनके मूड को समझना और उन्हें खुश रखना सीखना था। अपनी बेटियों के लिए भी यही जरूरी था। एम्परर ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं, और न ही उन्हें ऐसा करने की जरूरत महसूस होती थी। वह केवल तभी ऐसा करते थे जब उनका खुद मन होता था। नतीजतन नेहा एक विद्रोही दौर में पहुंच गई थी और लॉरेंस के जन्म के बाद पिता और बेटी के रूप में उनके साथ बिताने के लिए बहुत कम समय बचा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि एम्परर ने अचानक अपनी उस बेटी से नफरत करना शुरू कर दिया था जिसे वह कभी बहुत प्यार करते थे। उन्होंने बस उसे एक तरफ कर दिया था, क्योंकि बेटी से होने वाली हर मुलाकात अंततः उनका मूड खराब कर देती थी। नेहा ने एम्परर के दिल में फिर से जगह बनाने के लिए अचानक उनसे मिलने का फैसला किया था। बेशक एम्परर उसके असली इरादे से अनजान थे। उन्हें लगा कि शायद वो कल उनकी शांति भंग करने के लिए अपराधबोध महसूस कर रही है और किसी तरह उनकी माफ़ी पाना चाहती है। कारण चाहे जो भी हो, लंबे समय बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी ने अपना रवैया बदलने और एक कर्तव्यनिष्ठ बेटी बनने का फैसला किया है। एम्परर इस समय का आनंद ले रहे थे। एम्परर को अमृता द्वारा दिया गया एम्बर हीरे जड़ा सजावटी पिन भी बहुत पसंद आया था। वह हमेशा अमृता को मीरा के साथ जुड़ी हुई एक आभूषण की तरह ही देखते आए थे। बेशक उन्होंने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना था और न ही उसके प्रति किसी पारिवारिक भावना को महसूस किया था। लेकिन अमृता ने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे वह उससे नफरत करें। हालांकि उनके मन में उसके लिए कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं था, फिर भी यह जानकर उन्हें अच्छा लगता था कि यह खूबसूरत लड़की उनसे प्यार पाना चाहती थी। अगर कल की घटना में अमृता रो पड़ती और मीरा शिकायत करती तो एम्परर को बहुत बुरा लगता। अपनी उम्र की एक ऐसी लड़की जो आसानी से गुस्सा हो सकती थी का थप्पड़ खाने के बावजूद शिकायत न करना और समझदारी से एम्परर के मन को शांत करने की कोशिश करना प्रशंसनीय था। इसके अलावा अब जब उनकी विद्रोही बेटी उन्हें प्यार भरी नज़रों से देख रही थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बिना कुछ किए ही उन्हें बहुत कुछ हासिल हो गया हो। एम्परर अब बूढ़े हो चुके थे। अपनी जवानी के दिनों के विपरीत अब उन्हें अपनी मोहक प्रेमिका जितना ही अपने बच्चों और पोते पोतियों का स्नेह भी अच्छा लगता था। तभी उन्हें विशाल के आने की सूचना दी गई। एम्परर ने खुशी से विशाल को अंदर बुलाने का आदेश दिया। उसे अंदर आने दो, मैं बस आराम कर रहा हूँ। एम्परर के लिविंग रूम में चीफ अटेंडेंट के साथ प्रवेश करने से ठीक पहले विशाल थोड़ा झिझका। वह इसलिए हैरान था क्योंकि उसे स्टडी या ऑडियंस चेंबर में ले जाने के बजाय सीधे लिविंग रूम में लाया गया था। इसके अलावा नेहा अपनी बेटियों के साथ वहां पूरी तरह निजी माहौल में मौजूद थी। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। अगर मुझे पता होता कि नेहा यहाँ है तो मैं आपको परेशान नहीं करता। औपचारिक अभिवादन करने के बाद विशाल ने सबसे पहले यही कहा। एम्परर हंस पड़े। इतना औपचारिक व्यवहार क्यों कर रहे हो? श्रेया मेरी बेटी है और तुम मेरे भातीजा हो, इसलिए तुम दोनों कजिन्स हो, हम सब परिवार हैं। एम्परर ये कहते हुए हंसे। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें पता ही न हो कि वेस्टर्न आर्मी के मुद्दे के कारण विशाल अब तक कैपिटल में नहीं आया था। कभी कभी विशाल को लगता था कि शायद एम्परर ये तक भूल चुके हैं कि उन्होंने उसके माता पिता की हत्या की थी। बेशक ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब भी मौका मिलता एम्परर विशाल को झुकाने की कोशिश क्यों करते? विशाल ने विनम्रता से सिर हिलाया। एम्परर प्रसन्न स्वर में बोले, तुम दोनों बहुत समय से नहीं मिले हो, है ना? भले ही तुम कजिन्स हो, लेकिन विशाल का कोई भाई बहन नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके साथ एक सगी बहन की तरह व्यवहार करना चाहिए। मुझे थोड़ा बुरा लगता था क्योंकि वह अक्सर मुझसे मिलने आता था, लेकिन अब तक कैपिटल के बाहर बैरक्स में था और अंदर तक नहीं आया। एम्परर ने कहा। विशाल को ये बात हास्यास्पद लगी। अगर एम्परर को सच में बुरा लगता था तो वह जटिल परिस्थिति को अलग रखते हुए विशाल को निजी ऑडियंस के लिए बुला सकते थे, या कम से कम उसके कारणों को सुनने की कोशिश कर सकते थे। लेकिन एम्परर ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने विशाल को वेस्टर्न आर्मी छोड़कर अकेले कैपिटल लौटने और उनके सामने झुकने का आदेश दिया था। एम्परर ने आगे कहा, और तुम्हें सीमा के भी करीब आना चाहिए।
फादर, लेडी अमृता की विशाल से मुलाकात कैसे हो सकती है? विशाल तो हमेशा मिलिट्री ड्यूटीज के कारण दूर रहता है। तुम क्या कह रही हो? जब दो लोग एक दूसरे से मिलने के लिए डेस्टिन होते हैं, तो वे कभी भी मिल सकते हैं, है ना? इसके अलावा, क्या सीमा लॉरेंस की सिस्टर नहीं है, भले ही उसके शरीर में मेरा खून नहीं है? आप लेडी अमृता की बात कर रहे हैं? विशाल ने आश्चर्य से पूछा। उसे इसलिए हैरानी हुई क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि अमृता का नाम सबसे पहले एम्परर के मुंह से निकलेगा। मैंने सुना है कि कल तुमने सीमा को उसके घर पहुंचाने के लिए एक नाइट भेजा था। ये बात किशोर ने एम्परर को बताई थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं, हम टेंपल में अचानक मिल गए थे और उसके साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं था, इसलिए मैंने अपने एक आदमी को उसे घर तक पहुंचाने के लिए भेज दिया। तुम इतने समय से कैपिटल के बाहर घूम रहे थे और अचानक मुझसे मिलने का फैसला कर लिया। इसका लेडी अमृता से कोई संबंध नहीं है? विशाल तुरंत इनकार नहीं कर सका, क्योंकि उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी। एम्परर जोर से हंसे। कभी कभी तुम भी बहुत पुराने ख्यालों वाले हो। मुझे यकीन है कि आज तुम उससे मिलने जा रहे हो, ये जानकर वह खुश होगी। मैं लेडी अमृता के लिए इंपीरियल पैलेस नहीं आया हूँ, योर मैजेस्टी, ये वेस्टर्न आर्मी के बारे में है। हे भगवान, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें अपने लिविंग रूम में क्यों बुलाया है? एम्परर गुस्से में गरजे, और फिर उन्होंने नर्म मुस्कान के साथ कहा, जब हम एक परिवार की तरह साथ बैठे हों, तो हमें ऐसी बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। 3 दिन बाद फिर इस विषय पर बात करेंगे। क्या तुम्हें लगा कि इस बार वेस्टर्न आर्मी ने जो हासिल किया है, मैं उसे भूल जाऊंगा? ये कहते हुए एम्परर ने विशाल के लिए एक कप चाय डाली। विशाल ने झिझकते हुए चाय का कप अपने होठों तक उठाया। तभी उसे एहसास हुआ कि अमृता से उसकी मुलाकात की खबर ने पहले ही एम्परर का रवैया बदल दिया था। उसकी चाहत पूरी हो गई थी। उसका स्वागत करने वाली खूबसूरत लेडी अटेना थी। तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तुम जल्दी आ गई हो, लेकिन अभी तक एक भी गाने पर डांस नहीं किया। दीवारों की सजावट के लिए किसी न किसी को स्थिर खड़ा रहना ही पड़ता है। ओह, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। इस बॉल में आए सभी पुरुष कितने असभ्य और बेरहम हैं। मुझे यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने तुम्हें एक बार भी डांस के लिए नहीं पूछा। ये कहते हुए लेडी अटेना ने अपनी लंबी पलकों को झुका लिया। हालांकि, लेडी अमृता, इसमें तुम्हारी भी थोड़ी गलती है। तुमने वही ड्रेस चौथी बार पहनी है। कोई सच्चा जेंटलमैन आखिर कैसे पहचान पाएगा कि उसने आज तुम्हारे साथ डांस किया है या पिछली बॉल में? उसके आसपास खड़े युवा पुरुष कंधे हिलाकर हंस पड़े। अमृता ने मुस्कुराहट दिखाए। पहले वह अपने रूप रंग को लेकर इतनी असुरक्षित रहती थी और अपने पुराने कपड़ों को लेकर इतनी शर्मिंदा होती थी कि ऐसी बातें सुनकर अपना सिर तक नहीं उठा पाती थी। लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा, तो उसे आश्चर्य हुआ कि लेडी अटेना आखिर किस हैसियत से उससे ऐसा कह रही थी। बॉल की सबसे खूबसूरत लड़की होने के बावजूद अमृता शिवांश एड रोशन की उत्तराधिकारी थी। काउंट और काउंटेस अटेना इतने प्रभावशाली नहीं थे कि वह उन्हें नज़रअंदाज कर सके, लेकिन फिर भी वे मीरा के सामने कहीं नहीं ठहरते थे। अमृता ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, मेरे इस बदसूरत चेहरे के साथ अगर मैं सैकड़ों हजार गोल्ड कॉइन्स की ड्रेस पहनूं, तो क्या वह पैसे की बर्बादी नहीं होगी? खासकर वह ड्रेस। जहां तक मैं देख पा रही हूं, ये सदर्न किंगडम इयॉन की एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट ड्रेस है ना? इतनी कीमती ड्रेस तुम जैसी खूबसूरत लेडी को ही पहननी चाहिए। उस डिज़ाइनर के लिए भी इससे ज़्यादा संतोष की बात क्या होगी, जिसने इसे तैयार किया है। ओह, तो तुम्हारी नज़र काफ़ी अच्छी है, लेकिन क्या ये ठीक है? क्या इयॉन की एम्ब्रॉयडर्ड वेलवेट इतनी महंगी होती है कि इतनी शानदार ड्रेस बनाने के लिए बिना किसी कंजूसी के इस्तेमाल किए गए कपड़े की कीमत ही 10,000 गोल्ड कॉइन्स से अधिक होगी? और ऐसा लगता है कि इस तरह की यह तुम्हारी चौथी ड्रेस है। इसका मतलब है कि काउंट अटेना ने अकेले लेडी अटेना की ड्रेसेस पर अपने काउंटी की लगभग आधी सालाना आय खर्च कर दी होगी। तुम क्या कह रही हो? काउंट और काउंटेस अटेना तुमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने तुम्हें कुछ बताया ही नहीं, है ना? काउंटी की आय का मुख्य स्रोत मार्बल माइन है, लेकिन कम लाभ होने के कारण शायद 1-2 साल में वह बंद हो जाएगी। अभी भी उनकी आय काफ़ी कम हो चुकी होगी। जहाँ तक मुझे पता है, वे बैंक्रप्सी के कगार पर हैं। लेडी अटेना का चेहरा नीला पड़ गया। खैर, इस तरह पैसा खर्च करना बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर ये परिवार के भविष्य के लिए किया गया एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो बात अलग है।
लेडी अटेना, तुम खूबसूरत हो, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने माता पिता की उम्मीदों पर जरूर खरी उतरोगी। अमृता ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम कहना चाहती हो कि मेरे माता पिता मुझे बेचने की सोच रहे हैं? लेडी अटेना जोर से चिल्लाई और आसपास के लोगों की नज़रों तक को भूल गई। उसी समय एंट्रेंस पर थोड़ी हलचल हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई नया गेस्ट आया था। सबकी नज़रें उसी दिशा में मुड़ गईं। विशाल ने अपनी कमर पर लटकी लंबी तलवार उतारी और उसे एक सर्वेंट को सौंप दिया। लोगों ने फुसफुसाना तक बंद कर दिया। शांत हॉल में अब केवल संगीत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। महामहिम, आप इतनी अचानक यहाँ कैसे आ गए? काउंटेस एंडर ने विनम्रता से झुकते हुए पूछा। शिवा ऐसा पुरुष था जिसकी हैंडसम अपीयरेंस और मर्दाना अंदाज अनगिनत लड़कियों के दिलों में हलचल मचा देता था, लेकिन उसने कभी किसी के साथ डांस नहीं किया था। वो बॉल्स या पार्टीज में बिल्कुल नहीं जाता था, जब तक कि इंपीरियल पैलेस में होने वाली ऐसी बॉल न हो जिसमें उसका जाना अनिवार्य हो। लेकिन आज वह यहाँ आया था, युवा पुरुषों और महिलाओं की इस सोशल गैदरिंग में। इस बॉल में उसके आने का क्या असर होगा? काउंटेस एंडर यही सोच रही थी। मुझे किसी से मिलना है और मुझे बताया गया है कि वह व्यक्ति यहाँ है। बिना इनविटेशन के आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बेशक, क्रेट्स एम्पायर की हाई सोसाइटी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ महामहिम का प्रवेश न हो सकता हो। काउंटेस एंडर ने कहा। जटिल और गंभीर राजनीतिक परिस्थितियों में फंसे होने के बावजूद विशाल शादी के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवारों में से एक था। वह युवा था और पहले ही ग्रैंड ड्यूक का खिताब हासिल कर चुका था। वह बेहद अमीर भी था और अपनी योग्यता के बल पर एक महान मिलिट्री हीरो बन चुका था। शिवा किसी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाला व्यक्ति बन सकता था। अगर वह लॉरेंस या विजय के प्रति निष्ठा की शपथ लेने का फैसला करता, तो सिंहासन के उत्तराधिकार की मौजूदा स्थिति पूरी तरह बदल सकती थी। आखिर वह किससे मिलने आया है? कहीं वह किसी महिला से मिलने तो नहीं आया? ऐसे सवाल वहां मौजूद सभी लोगों के मन में उठने लगे। लेकिन विशाल को इन बातों का बिल्कुल एहसास नहीं था। वह पूरे हॉल को पार करता हुआ सीधे अमृता की ओर बढ़ गया। अमृता के आसपास खड़ी युवा लेडीज हैरान रह गईं और आपस में फुसफुसाने लगीं। यहाँ तक कि कुछ क्षण पहले तक गुस्से में रही लेडी अटेना भी शर्म से लाल हो गई। वो आखिर किससे मिलने आए हैं? मैंने सुना है कि ग्रैंड ड्यूक एवरन को महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या यहाँ कोई ऐसी महिला है जो हिज ग्रेस के करीब हो? युवा लेडीज ने चारों ओर देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी यह नहीं सोचा कि विशाल अमृता से मिलने आया था। अमृता ने अपनी सांस रोक ली। जिस क्षण उसे पता चला कि विशाल यहाँ है, उसने स्वाभाविक रूप से सोच लिया था कि वह उसी के लिए आया है। लेकिन उसी समय उसे यह अविश्वसनीय भी लग रहा था कि वह सचमुच सीधे उसके पास आएगा। उसकी नज़र विशाल पर टिकी हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका नज़रिया इतना संकुचित हो सकता है, लेकिन वह विशाल को इतनी एकटक देख रही थी कि उसे आसपास के लोगों की हैरानी तक नजर नहीं आई, यहाँ तक कि लेडी अटेना की भी नहीं। और जब विशाल ने उसकी दाहिनी हथेली की ओर हाथ बढ़ाया, तब उसे आसपास की फुसफुसाहट भी सुनाई नहीं दी। युवा लेडीज इतनी हैरान थी कि वे अपने चेहरे के भावों की परवाह करना तक भूल गईं और मुंह खोले अमृता और विशाल को देखने लगीं। वहां मौजूद हर व्यक्ति, चाहे युवा हो या उम्रदराज, अनजाने में अपना पूरा ध्यान उन दोनों पर लगा चुका था। आप कैसी हैं, लेडी अमृता? आप यहाँ कैसे आए, महामहिम? अमृता अपनी झिझक छिपा नहीं सकी। उसने कुछ पल हिचकिचाकर अपना हाथ विशाल के हाथ में रख दिया। उसी क्षण उसके आसपास कई छोटी छोटी चीखें सुनाई दीं। विशाल ने भौहें सिकोड़ लीं। हॉल के माहौल की परवाह किए बिना उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और अमृता की ठुड्डी पकड़ ली, जबकि उसका दाहिना हाथ अब भी अमृता का हाथ थामे हुए था। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? क्या तुम्हारा गाल सूजा हुआ है? इसके अलावा नाखूनों से खरोंच के निशान हैं और तुम्हारे होंठ का एक किनारा भी फटा हुआ है। विशाल ने उसके चेहरे को इतनी बारीकी से देखा कि उसका व्यवहार लगभग असम्मानजनक लग रहा था। पहली नज़र में यह आसानी से दिखाई नहीं देता था, क्योंकि अमृता ने मेकअप से इसे काफ़ी हद तक छिपा रखा था, लेकिन उसके चेहरे पर थप्पड़ के निशान साफ थे। शायद कुछ समय बाद उसके चेहरे पर नीले निशान भी पड़ जाते। आखिर इसके साथ हुआ क्या है, और इस हालत में मीरा ने इसे बाहर आने कैसे दिया? शिवांश एट रोशन के कर्मचारियों के साथ भी यही बात थी।
यह एक निजी गैदरिंग थी, ऐसी बॉल जिसमें अमृता का जाना जरूरी नहीं था। अमृता वास्तव में यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। ऐसी सभा में उसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलती थी। लेकिन उसके पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वह मीरा के आदेश के अनुसार इस गैदरिंग में शामिल नहीं होती तो मीरा बहुत गुस्सा हो जाती। महामहिम, अमृता ने शर्मिंदगी भरे चेहरे के साथ उसका रिस्ट पकड़ लिया। विशाल ने उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में पूछा, क्या नेहा ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? इंपीरियल पैलेस से निकलने से पहले नेहा ने विशाल को रोक लिया था। विशाल ने सतर्क होकर उसकी ओर देखा। वे कजिन्स थे, लेकिन उनके बीच कभी करीबी संबंध नहीं रहा था। क्या आप लेडी अमृता से मिलने जा रहे हैं? इससे तुम्हें क्या मतलब है? नहीं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन कहो, मैं सुन रहा हूँ। कृपया लेडी अमृता से कहिए कि कल जो हुआ, उसके लिए मुझे अफसोस है। नेहा ने अपनी ड्रेस का किनारा पकड़ते हुए कहा, अगर आपको किसी बात के लिए माफ़ी मांगनी है, तो खुद जाकर क्यों नहीं मांगती? बेशक, मैं उचित समय पर खुद उससे मिलकर माफ़ी मांगूंगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एक मीडिएटर की ज़रूरत है। बस उससे इतना कह दीजिए कि मुझे अफसोस है और मैं तुम्हारी सलाह की सराहना करती हूँ। विशाल को पता नहीं था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने सिर हिलाया और वहां से चला गया। उसे कभी अंदाज़ा नहीं था कि वजह ये होगी। नेहा, कृपया इसके बारे में और कुछ मत कहिए। अगर आपने बात जारी रखी तो आप मुझे मुश्किल स्थिति में डाल देंगे। अमृता ने उसकी रिस्ट को हल्के से दबाया। विशाल ने मजबूरी में उसकी ठुड्डी छोड़ दी। फिर उसने अपने गुस्से को दबाते हुए सख्त स्वर में कहा, चलो वापस चलते हैं। अमृता को अजीब महसूस हुआ। उसके पिछले जीवन में केवल रूबी ही ऐसी व्यक्ति थी जिसने कभी उसकी परवाह की थी। रूबी की मृत्यु के बाद किसी ने भी उसकी चोटों पर ध्यान नहीं दिया था। उसकी युवावस्था में तो स्थिति और भी खराब थी। जब मीरा का मूड खराब होता था तो वह अपना गुस्सा अमृता पर निकालती थी। शिवांश एट रोशन में किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि अमृता के गाल पर थप्पड़ मारा गया है। लेकिन अब विशाल इस बात को लेकर गुस्से में था, और वह भी कोई और नहीं बल्कि विशाल। न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। अमृता ने सिर झुकाकर कठोर स्वर में कहा, ठीक है, ऐसी स्थिति में बॉलरूम से निकलना उसके लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन अमृता यहाँ कोई अच्छा मैरिज पार्टनर ढूंढने आई भी नहीं थी, और इस जगह पर कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं था जो उसका फ्रेंड बनना चाहता हो। उसकी रेप्यूटेशन पहले ही पूरी तरह खराब हो चुकी थी और फिलहाल उसमें सुधार की कोई संभावना नजर नहीं आ रही थी। विशाल एक कदम पीछे हटा और उसे एस्कॉर्ट करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसी समय लेडी अटेना की नज़र अचानक विशाल से मिली। लेडी अटेना, जो अब तक उन दोनों को खाली निगाहों से देख रही थी, समझ गई कि यही उसका मौका है। उसने तुरंत अपनी ड्रेस का किनारा पकड़ा, झुककर अभिवादन किया और जितनी खूबसूरत मुस्कान दे सकती थी, दी। मेरे अचानक अभिवादन के लिए क्षमा चाहती हूँ, महामहिम ग्रैंड ड्यूक एवरों। मेरा नाम लैला है, मैं काउंट अतियाह की बेटी हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लेडी अमृता को जानते हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई। लेडी, क्या आप लेडी अमृता की फ्रेंड हैं? जी। हाँ, लेडी लैला ने यह सोचकर कहा कि वह विशाल पर अच्छा प्रभाव डाल सकती है। फिर उसने आंखों में मुस्कान लाते हुए कहा, किसी जेंटलमैन के लिए बॉल में आकर बिना डांस किए चले जाना उचित नहीं है, खासकर तब जब यहाँ ऐसी युवा लेडीज मौजूद हों जिन्होंने अभी तक एक भी सॉन्ग पर डांस नहीं किया है। विशाल की आंखों की सारी गर्माहट गायब हो गई। एक सच्चे जेंटलमैन का कर्तव्य ऐसी महिला की परवाह करना है जो असहज स्थिति में हो। लेडी लाला, क्या आप सच में लेडी अमृता की फ्रेंड हैं? क्या? अगर आप उनकी फ्रेंड हैं तो आपको उनकी चिंता होनी चाहिए, लेकिन आपका ध्यान मुझ पर अधिक है, विशाल ने ठंडे स्वर में कहा। लेडी लाला शर्मिंदगी से लाल हो गई। अमृता ने उसकी स्लीव को हल्के से खींचा। अमृता की नज़र से देखें तो विशाल के पास लेडी लैला पर गुस्सा होने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि विशाल इस बात से नाराज़ है कि लेडी लैला ने खुद को उसकी फ्रेंड बताया था, जबकि वह वास्तव में उसकी फ्रेंड नहीं थी। लेकिन विशाल सच में क्रोधित था। उनकी पहली मुलाकात से ही वह अमृता के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया था। उसने अमृता के प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार करने का फैसला किया था क्योंकि उसने एक अच्छे उद्देश्य की बात की थी।
लेकिन इसके अलावा भी उसके मन में इस लड़की की रक्षा करने की इच्छा पैदा हो गई थी। ये बहुत पतली है। उसे पता था कि मीरा की एक बेटी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी पतली और पीली लड़की होगी। अमृता उसकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत एक खूबसूरत युवा महिला थी, जिसका शरीर सुडौल और त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी। लेकिन उसके चेहरे पर, जिसकी कभी देखभाल नहीं की गई थी, थकान साफ दिखाई देती थी। उसका शरीर बहुत पतला था और गाल धंसे हुए थे। लंबी आस्तीन वाली ड्रेस से बाहर निकली उसकी रिस्ट्स इतनी पतली थी कि केवल हड्डियां ही दिखाई देती थीं। इसके विपरीत उसने वही डार्क ग्रीन स्ट्राइप ड्रेस पहन रखी थी जो उसने कल पहनी थी। वो एक सामान्य ड्रेस थी जो टहलने के लिए उपयुक्त थी, लेकिन उसे किसी पार्टी की ड्रेस बिल्कुल नहीं कहा जा सकता था। यहाँ तक कि विशाल, जिसे बॉलरूम के माहौल की ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ये समझ सकता था कि अमृता को जानबूझकर अलग रखा जा रहा था। वो शिवांश रोशन की एयर और अगले एम्परर की संभावित उम्मीदवार की सिस्टर होने के बावजूद अपने परिवार द्वारा तिरस्कृत ये यंग लेडी कहीं भी वेलकम नहीं थी। और अमृता खुद भी इसे सामान्य बात मानकर स्वीकार करती हुई लग रही थी। ये बात भी विशाल को असहज कर रही थी, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे वह एक बेटी और एक इंसान के रूप में मिलने वाले अपने अधिकारों को खुद ही छोड़ चुकी हो। तो, लेडी अमृता, विशाल ने अमृता की ओर हाथ बढ़ाया। क्या क्या मुझे ये डांस करने का सौभाग्य मिलेगा? लेडी लैला का चेहरा अपमान से विकृत हो गया। बॉलरूम में इस तरह सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाला कोई काम करना विशाल के सामान्य स्वभाव से बिल्कुल अलग था। लेकिन इस समय वह ऐसा करना चाहता था। मैं ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती, अमृता ने धीमे स्वर में फुसफुसाया। विशाल ने जवाब दिया, मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, लेडी अमृता, ग्रैंड ड्यूक एवरन एक आदर्श कॉम्प्लीमेंट है। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि विशाल को शायद समझ आ गया था कि उसकी ड्रेस इस बॉल के लिए उपयुक्त नहीं थी और उसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। वह सामान्यतः ऐसी बातों से उदासीन रहती थी, लेकिन इस बार उसे शर्म महसूस हो रही थी। आइए, विशाल ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। किसी पुरुष का उसे डांस के लिए पूछना अमृता के लिए ही अजीब था, और उससे भी अधिक इसलिए क्योंकि इस बार वह पुरुष विशाल था। उसे उसका हाथ थामने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी। अमृता को समझ नहीं आया कि वह इतनी नर्वस क्यों हो रही थी। मैं आपके पैरों पर पैर रख सकती हूँ। मैं डांस करने में बहुत अच्छी नहीं हूँ। तो फिर अगर हम एक दूसरे के पैरों पर पैर रख भी दें, तो एक दूसरे को समझेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं भी डांस करने में अच्छा नहीं हूँ, विशाल ने कहा और उसका हाथ हल्के से खींचा। जब उसने अमृता की कमर के चारों ओर अपना हाथ रखा, तो अमृता का पूरा शरीर तनाव से भर गया। हालांकि विशाल ने कहा था कि वह डांस करने में अच्छा नहीं है, लेकिन उसने संगीत की लय के साथ इतनी सहजता से अमृता को गाइड किया, जैसे वह इस काम में पूरी तरह माहिर हो। वह उसे बॉलरूम के बीचों बीच ले गया। चारों ओर फुसफुसाहटों का विस्फोट हो गया। कुछ कपल्स एक तरफ हट गए, जबकि कुछ ने पूरी तरह डांस करना रोक दिया और उन दोनों को देखने लगे। नाचते हुए अमृता को ऐसा लगा जैसे पूरा हॉल खाली हो गया हो। वास्तव में, वॉल्स ऐसी जगह पर अकेले बात करने का एक अच्छा तरीका था, जहां बहुत सारे लोग मौजूद हों। ये केवल एक दूसरे के कानों में मीठी बातें फुसफुसाने के लिए ही नहीं, बल्कि गुप्त बातचीत के लिए भी उपयोगी था। अमृता ने इसी वजह से विशाल के साथ केवल एक बार वॉल्स किया था। वह लॉरेंस और रेका के वेडिंग रिसेप्शन का समय था। उस वेडिंग का उद्देश्य लॉरेंस को एक ऐसे नाजायज बेटा से, जिसे प्रिंस तक नहीं कहा जा सकता था, क्राउन प्रिंस बनाना था। किसी ने नहीं सोचा था कि विशाल वहां मौजूद होगा, लेकिन वह न केवल वेडिंग में आया था, बल्कि वेडिंग रिसेप्शन में भी शामिल हुआ था। और उसने अमृता को अपने साथ डांस करने के लिए कहा था। शायद उस समय हाई सोसाइटी में इससे ज़्यादा अजीब घटना और कोई नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें पहले कभी डांस करते नहीं देखा था। मुझे लगा था कि तुम्हें डांस करना आता ही नहीं। महामहिम, क्या आप ही वो व्यक्ति नहीं थे जिसे डांस करना नहीं आता था? तब विशाल ने उसकी ओर देखा। मार्शनेस, क्या तुम जानती हो कि मैंने इस मौके पर तुम्हारे साथ डांस करने की इच्छा क्यों जताई? मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसका मार्शनेस अंदाज़ा नहीं लगा सकती? मैं कोई सेंट नहीं हूँ जो भविष्य की भविष्यवाणियाँ सुनाती हो, नहीं कोई सेज हूँ जो आसमान के पार की चीज़ों को देख सके। फिर मैं कैसे अंदाज़ा लगा सकती हूँ? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं नहीं जानती।
उस दिन वे दोनों हाथ थामे उसी तरह गोल गोल घूमते रहे थे जैसे अब घूम रहे थे। हालांकि विशाल अमृता से बिल्कुल सही दूरी बनाए हुए था, जैसे वह उसकी ड्रेस के किनारे तक को छूना नहीं चाहता हो। उससे अमृता को इतनी घुटन भरी बेचैनी महसूस हो रही थी कि उसकी त्वचा तक सिहर उठी। अमृता इतनी थक गई थी कि वॉल्स की धुन खत्म होने वाली थी और वह लगभग गिर पड़ी थी। वह विशाल के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बिना अपना संयम खोए खड़े रहने की कोशिश की थी। वह याद आज भी उसके मन में जिंदा थी। मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मुझे मार्शनेस से एक अनुरोध करना था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लोग मेरी बात सुनकर उसका गलत अर्थ निकालें। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। मैं आपसे आमने सामने आपकी आंखों में देखकर यह बात कहना चाहता था। कहिए, महामहिम की बात का गलत अर्थ नहीं निकाला जाएगा। अगर मार्शनेस ऐसा कहती है तो शायद ये सच ही होगा। अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो महामहिम से आमने सामने बात करूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विशाल धीरे से हंसा। उसकी हंसी अमृता के कानों में गूंज उठी और उसके सीने को हिला गई। जब कोई बात एक दूसरे की आंखों में देखकर कही जाती है तो उसका महत्व बाकी शब्दों से कहीं अधिक होता है। अमृता अब उसकी आंखों में सीधे नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने सिर झुका लिया, लेकिन जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी ओर खींच लिया हो, वह तुरंत फिर उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी नज़र में उसकी अपनी बदसूरत छवि विशाल की काली आंखों में दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं ये जानता हूँ, सच और ईमानदारी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम्हें केवल वह परिणाम चाहिए जो तुम हासिल करना चाहती हो। मुझे अफसोस है। रेखा का ख्याल रखना, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, विशाल ने कहा। अमृता ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वह किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर लोगों के मन को पढ़ सकती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विशाल ऐसा कुछ कहेगा। आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? आपको हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस से कहना चाहिए। मैं लॉरेंस पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? मार्शनेस, मैं जानता हूं कि तुमने रेका की लॉरेंस से शादी करवाने के लिए हर तरह की चाल चली, यहां तक कि ज्योतिषी को भी मैनिपुलेट किया। इसलिए लॉरेंस की स्कीमर होने के नाते तुम्हें स्वाभाविक रूप से उसका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा सेंटिस होना अपने आप में बहुत बड़ा बोझ है। इरादे चाहे जो भी रहे हों, अंतिम फैसला रेखा ने खुद लिया था, इसलिए अब मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वह मेरी छोटी बहन जैसी है, इसलिए मैं उसकी चिंता किए बिना नहीं रह सकता। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम लंबे समय तक रेखा और एम्पायर की रक्षा करती रहो। अमृता ने सिर नहीं झुकाया, लेकिन फिर भी उसकी नज़रें नीचे चली गईं। मैं महामहिम की बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ? मैं उसे और एम्पायर को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन वह अपना वादा निभा नहीं सकी थी, और अब जब वह विशाल के साथ डांस कर रही थी तो वह उस पल के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। इसके विपरीत अब विशाल के चेहरे पर शांति थी। उसकी कमर के चारों ओर रखा हाथ सहजता से घूम रहा था और डांस की लय को बनाए रख रहा था। क्योंकि वो कुछ नहीं जानता, ये सोचते ही अमृता का दिल सिकुड़ गया। उसके सीने में उठने वाला गहरा दर्द इसलिए था क्योंकि वह अपना वादा पूरा नहीं कर सकी थी। कम से कम उसे ऐसा ही लगा। अतीत में लौटने के बाद उसके बुरे कर्मों के परिणाम मिट गए थे, लेकिन उसके लिए इसका मतलब यह नहीं था कि उसके बुरे कर्म भी मिट गए थे। इस बार मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं रेका की रक्षा करूंगी और उसका ख्याल रखूंगी ताकि वह एक सच्ची एम्प्रेस बन सके। ये सोचते सोचते उसका ध्यान भटक गया। अमृता की एथलेटिक एबिलिटी कभी अच्छी नहीं रही थी, उसे डांस करने की आदत भी नहीं थी, इसलिए उसे अपने कदमों पर पूरा ध्यान देना पड़ता था। उसी क्षण अमृता लड़खड़ाई और उसका पैर विशाल के पैर पर पड़ने ही वाला था कि विशाल ने उसकी कमर के चारों ओर रखी बांह से उसे हल्का सा ऊपर उठा लिया। फिर उसने ऐसे आधा घुमाया जैसे उसने पहले से ऐसा करने की योजना बनाई हो, और धीरे से उसे नीचे उतार दिया। उसके कदमों में जरा भी गलती नहीं थी। अमृता अचानक वास्तविकता में लौटी और उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। विशाल मुस्कुराया। लगता है मेरी डांसिंग स्किल्स लेडी अमृता से थोड़ी बेहतर हैं। क्या आप मेरे कदमों की तुलना अपने कदमों से करके मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कठोर व्यवहार नहीं कर रहे हैं? आखिर आप एक प्रसिद्ध वॉरियर हैं। अमृता ने गंभीरता से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर विशाल हंस पड़ा। अमृता उसे खाली निगाहों से देखती रही।
ये पहली बार था जब उसने उसे इतनी नज़दीक से हंसते हुए देखा था। डांस म्यूजिक खत्म हो गया। विशाल उसे बाहर तक छोड़ने गया। अमृता की रथ मुख्य द्वार के बाहर इंतजार कर रही थी। विशाल ने अमृता को रथ में बैठने में मदद की और फिर खुद भी अंदर बैठ गया। बातचीत शुरू करने का ये सबसे अच्छा तरीका था। विशाल ने दरवाजा बंद किया और कुछ ही देर बाद रथ चल पड़ी। तभी अमृता ने कहा, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। तुम ऐसा क्यों कह रही हो, मेरे साथ डांस करने के लिए? मैंने तो केवल एक जेंटलमैन का कर्तव्य निभाया है। मैं जानती हूं कि आपने लेडी लैला के सामने मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए ऐसा किया। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। विशाल ने सिर हिलाया। अमृता हल्के से मुस्कुराए। क्या मैं आपसे एक और अनुरोध कर सकती हूँ? कहो। मैं घर जाने से पहले एक जगह जाना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? बेशक, मुझे आपके साथ चलने में कोई आपत्ति नहीं है। विशाल के जवाब देने पर अमृता ने कोचमैन को रेवे स्ट्रीट जाने का निर्देश दिया। विशाल ने हैरानी से पूछा, तुम रेवे स्ट्रीट में क्या करने जा रही हो? रेवे एक स्लम था जहां लेडी अमृता जैसी नोबल को नहीं जाना चाहिए था। यहां तक कि मजबूत कदकाठी वाले पुरुष भी वहां जाने से हिचकिचाते थे। मुझे वहां किसी से मिलना है। मुझे वहां सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जगह थोड़ी दूर है, लेकिन हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए मुझे लगता है कि समय ठीक रहेगा। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? नहीं। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी बातचीत रथ में होती है या किसी आरामदायक टी रूम में। धन्यवाद। अमृता ने सिर झुका दिया। विशाल ने रुचि से उसकी ओर देखा। वैसे, मुझे लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे मिलने क्यों आया हूँ। आप आज इंपीरियल पैलेस गए थे, है ना? विशाल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, क्या कैपिटल में गुप्त रूप से प्रवेश करना संभव है? इसके अलावा, आपसे बात करने के बाद मेरे लिए मेरे महाराज से मिलना स्वाभाविक ही था। मैंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि आपने हॉल में नेहा का जिक्र किया था। अमृता ने आगे कहा, महामहिम, नेहा से आपकी इतनी निकटता नहीं है कि आप उनसे अकेले मिलने जाएं, इसलिए शायद आपकी उनसे अचानक मुलाकात हुई होगी। नेहा भी आज मेरे महाराज से मिलने गई होंगी। बस उससे इतना कह दीजिए कि मुझे अफसोस है और मैं तुम्हारी सलाह की सराहना करती हूँ। विशाल को नेहा के वे शब्द याद आ गए जो उसने अमृता तक पहुंचाने के लिए कहे थे। क्या आपने नेहा को आज मेरे महाराज से मिलने की सलाह दी थी? उन्हें आज ही ऐसा करना जरूरी नहीं था। मैंने केवल इतना कहा था कि अगर वह मेरी माँ को मेरे महाराज के दिल से बाहर करना चाहती हैं, तो उन्हें मीरा से गुस्से में प्रतिस्पर्धा करने और मेरे महाराज की आलोचना करने के बजाय एक प्यारी बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए। अमृता ने कहा। विशाल ने फिर अमृता के सूजे हुए गाल की ओर देखा। अमृता की मुद्रा सीधी थी और चेहरे पर शांत भाव था। विशाल की आंखों के सामने उसके सपने में दिखाई देने वाली निराशा, दर्द और आंसुओं से भरी उसकी छवि फिर उभर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो महसूस कर रहा था उसे कैसे समझाए। वह ऐसा असहनीय सपना था जिसमें वह केवल उसके आंसू पोंछना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता था। अमृता शांति से बोलती रही। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि विशाल के मन में क्या चल रहा है। तो इंपीरियल पैलेस में क्या हुआ? मेरे महाराज को पता था कि हम कल पहली बार मिले थे। लेडी अमृता, क्या आपने उन्हें बताया था? उन्हें पता चल गया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। जब मैं कल वापस घर पहुंची, तो मेरे महाराज शिवांश एट्रोशन के मनों में मौजूद थे। नाइट कारण ने मुझे आपकी सिर किशोर से मुलाकात के बारे में बताया। हाँ, इसलिए मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। सर किशोर हमेशा मेरे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। विशाल ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, आपको ये दिखावा करते रहने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ संयोग से हुआ। लेडी अमृता, हम कल पहली बार मिले थे, लेकिन मेरे महाराज का रवैया पहले ही बदल चुका है। हाँ, ये होना ही था। मेरे महाराज मेरी माँ और भाई से कहीं आगे तक देख सकते हैं। कई वर्षों में ये पहली बार था जब मेरे महाराज ने मुझसे कहा कि मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वह वेस्टर्न आर्मी की उपलब्धियों को नहीं भूलेंगे। भले ही वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहते थे और इसे किसी और दिन के लिए टाल दिया, लेकिन लगता है कि वह इसे सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं, और यह सब हमारे संभावित संबंध की वजह से है। हाँ, मुझे यकीन है।
मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मेरे महाराज इतनी दयालु और खुले तरीके से बात करेंगे। लेडी अमृता, ऐसा लगता है जैसे आप भविष्य देख सकती हैं। अमृता थोड़ी शर्मिंदा हो गई। इसमें नेहा का भी कुछ योगदान है, क्योंकि मेरे महाराज अच्छे मूड में थीं। क्या वही नेहा नहीं थी जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? विशाल ने फिर अमृता के गाल की ओर इशारा किया। अमृता ने अनजाने में अपने घाव पर हाथ रख लिया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। क्या तुम कम से कम उस व्यक्ति को ये बताने के लिए तैयार हो, जो तुम्हारी परवाह करता है, कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? बस इतना हुआ कि नेहा ने गुस्से में अपना हाथ घुमाया और दुर्भाग्य से वह मेरे गाल पर लग गया। ये कैसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें मुझे थप्पड़ मारने दिया था। उस समय वह बहुत गुस्से में थी और अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतनी शांत नहीं होती कि मेरी बात सुन पाती। अमृता ने उसके सवाल का जवाब दिया। फिर उसने कहा, तो क्या आपने मेरे प्रस्ताव के बारे में कोई फैसला किया? तुम्हें जवाब देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। तुम 2 साल बाद डिवोर्स क्यों चाहती हो? अगर तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य शिवांश एट रोशन को विरासत में लेना है, तो शायद तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकती हो जिसकी स्थिति मेरी तुलना में अधिक सुरक्षित हो। विशाल ने कहा, तुम शिवांश एट रोशन की स्वामिनी हो। कानूनी रूप से भी मार्कस रोशन की एकमात्र उत्तराधिकारी तुम ही हो। हाँ, यह सही है। इस विरासत की रक्षा गोद और टेम्पल करते हैं, यहाँ तक कि मेरे महाराज भी अपनी इच्छा से इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा केवल इसलिए कि मेरे महाराज मेरी माँ से प्रेम करते हैं, वह मुझ पर बहुत अधिक राजनीतिक दबाव नहीं डालेंगे। तो लेडी अमृता, तुम्हें ऐसे पति की आवश्यकता है जिसकी सामाजिक स्थिति इतनी मजबूत हो कि वह तुम्हें मुसीबतों से बचा सके। इसी वजह से मुझे अपना साथी चुनना तुम्हारे लिए बहुत जोखिम भरा है। विशाल ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा पावर और ग्लोरी की नहीं है, तो तुम्हारे पास मुझसे शादी करके इंपीरियल थ्रोन के उत्तराधिकार की लड़ाई में शामिल होने का कोई कारण नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम एम्प्रेस बनना चाहती हो या नहीं, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा कि तुम 2 साल बाद डिवोर्स क्यों चाहती हो। अमृता ने लंबी सांस छोड़ी। सच कहें तो वह 2 साल बाद डाइवोर्स रेखा की वजह से चाहती थी। रेखा अभी बहुत छोटी थी, लेकिन 2 साल बाद वह अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिले गुलाब की तरह सुंदर हो जाएगी। और अपने 20वें बर्थडे पर उसे एक ज्योतिषी प्राप्त होना था। मेरे नाम पर कमजोर और असहाय लोगों की देखभाल करो। यही वो ज्योतिषी था जो मूल रूप से टेम्पल में प्रकट हुआ था। लगभग 100 वर्षों में पहली बार कोई ज्योतिषी प्रकट हुआ था। उसी समय रेखा साइंटिस्ट बन गई थी। फेथफुल लोग आंखों में आंसू लिए खुशी से झूम उठे थे और यहाँ तक कि वे लोग भी, जो गॉड पर विश्वास नहीं करते थे, इस घटना से हैरान रह गए थे। रेखा ने अपने अस्तित्व के हर हिस्से के साथ साइंटिस्ट के रूप में जीवन बिताया। वह हर उस व्यक्ति की ओर मदद का हाथ बढ़ाती थी जिसे उसकी जरूरत होती थी और यहाँ तक कि मरने वालों को भी बचाती थी। जब एवर रिवर में आए बाढ़ से फैली तबाही के कारण महामारी फैल गई, तब वह केवल अपने कुछ असिस्टेंट्स को लेकर सीधे उस जगह पहुंच गई थी। उसने दूषित कुओं को शुद्ध किया और लोगों का इलाज किया। जब मॉन्स्टर्स की लहर ने वेस्टर्न रीजन को हेल में बदल दिया था, तब लोगों के भीतर उम्मीद जगाने वाली भी वही थी। उसने अनगिनत लोगों की जान बचाई और उससे भी अधिक लोगों को उम्मीद दी। वह अपनी सेक्रेड पावर से जरूरतमंद किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकती थी, लेकिन शायद उसने बीमारियों और घावों से ज़्यादा लोगों के दिलों को ठीक किया था। लोगों की सारी उम्मीदें सेंटस में समा गई थीं। वह कभी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं हुई, वह सोशल सर्कल्स में भी दिखाई नहीं देती थी और शायद ही कभी कैपिटल में रहती थी। नोबल्स में केवल विशाल ही ऐसा व्यक्ति था जिसने उसकी रक्षा की और उसकी मदद की। लोगों के लिए उनका मार्गदर्शन करने वाली व्यक्ति एम्परर या टेम्पल के आर्चबिशप नहीं, बल्कि सेंटस थी। लोगों की फेथ ही गॉड की इच्छा मानी जाती थी, इसलिए अमृता ने इसका फायदा उठाया और एक नया ज्योतिषी गढ़ दिया। सेंटस एम्प्रेस बनेगी। ये बात सामने आते ही लोग बेहद खुश हो गए। इंपीरियल फैमिली और टेम्पल की अथॉरिटी एक बार फिर पूरी तरह अपनी पुरानी स्थिति में लौट सकती थी। इंपीरियल फैमिली को सेंटस के माध्यम से अपनी खोई हुई लेजिटिमेसी वापस मिल जाती और टेम्पल को सेक्युलर वर्ल्ड की पावर में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल जाता। उस समय तक उत्तराधिकार की लड़ाई एक गतिरोध में फंसी हुई थी। हालांकि लॉरेंस एम्परर की सबसे पसंदीदा संतान था, फिर भी वह अकेले विजय के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था।
दूसरी ओर ग्रैंड ड्यूक विजय अपनी शक्ति के बल पर एम्परर के पसंदीदा बेटे को भी पूरी तरह मात नहीं दे सकता था। ऐसी स्थिति में अमृता द्वारा फैलाए गए झूठ ने दोनों के बीच की उत्तराधिकार की लड़ाई को पूरी तरह अलग दिशा दे दी। एक महिला के एम्प्रेस बनने की बात कहने का मतलब था कि उसका पति एम्परर बनेगा। एम्परर ग्रेगोर, लॉरेंस और ग्रैंड ड्यूक विजय ने ज्योतिषी जैसी अंधविश्वासी बातों की बजाय अपने हाथों में मौजूद पावर पर विश्वास किया। शायद, भले ही अमृता ने उसे उजागर नहीं किया था, एम्परर को भी पता था कि वह ज्योतिषी नकली था। लेकिन पूरे देश के लोग यह मान चुके थे कि सुंदर और दयालु सेंटेस एम्प्रेस बनेगी, इसलिए कोई भी उस विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता था। रेका से मैरिज लॉरेंस की लेजिटिमेसी को पूरा करने वाला अंतिम हिस्सा बन गई थी, और अब अमृता यही काम विशाल के लिए करने वाली थी। इसके अलावा रेखा और विशाल मूल रूप से एक दूसरे से प्रेम करते थे। अगर सब कुछ स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ता तो वे फिर से एक दूसरे से प्रेम करने लगते और शादी कर लेते। कम से कम अमृता ऐसा ही मानती थी, इसलिए वह उससे पहले डिवोर्स चाहती थी। ज्योतिषी के प्रकट होने से पहले, रेखा के साइंटिस्ट बनने और विशाल द्वारा उसकी मदद करने से पहले, वह चाहती थी कि दोनों के बीच प्रेम की भावनाएं विकसित होने से पहले ही उनका रिश्ता खत्म हो जाए। विशाल एक ईमानदार व्यक्ति था। अमृता को पूरा विश्वास था कि अगर ज्योतिषी के प्रकट होने के बाद वह उससे डाइवोर्स लेकर रेखा से शादी करने के लिए कहती, तो विशाल ऐसा कभी नहीं करता। अमृता ये भी नहीं चाहती थी कि जिस व्यक्ति की वह सेवा कर रही थी, उस पर यह कलंक लगे कि उसने केवल सेंटिस के साथ रहने के लिए अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दिया। वह अभी विशाल को इस परिस्थिति के बारे में नहीं बता सकती थी। अमृता हिचकिचाई। विशाल ने उसकी झिझक को समझ लिया और कहा, क्या तुम मुझे नहीं बता सकती? मैं आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ महामहिम, बस इतना है कि मैं एम्प्रेस नहीं बनना चाहती। हालांकि एम्पायर के हित के लिए मुझे लगता है कि आपके अलावा किसी और का एम्परर बनना ठीक नहीं होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि मैं उस पद के योग्य हूँ। आप इसे शायद किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया गया त्याग समझ सकते हैं। लेडी अमृता, ऐसा लगता है कि तुम एम्पायर की भलाई के लिए खुद को बलिदान करने का निर्णय ले चुकी हो। अमृता ने सिर हिलाया। मैं ऐसी बात सुनने के लिए सबसे अनुपयुक्त व्यक्ति हूँ। बातचीत जारी रही और इसी बीच रथ रेलवे स्ट्रीट पहुंचकर रुक गई। कोचमन ने रथ की खिड़की को छुआ ताकि पता कर सके कि अमृता वास्तव में कहाँ जाना चाहती है। जवाब में अमृता ने खिड़की पर 3 बार हल्की दस्तक दी। ये संकेत था कि यही जगह ठीक है। फिर उसने विशाल के चेहरे की ओर देखा। विशाल ने कहा, मुझे लगता है कि इंपीरियल थ्रोन के बारे में बात करना अभी बहुत जल्दी है। हाँ, हालांकि वेस्टर्न आर्मी की स्थिति से बाहर निकलने के लिए मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। जब तक हम एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे, मैं लेडी अमृता की पूरी शक्ति से रक्षा करूंगा, और तुम ग्रैंड डची एवरन और मेरे हित के लिए अपनी पूरी कोशिश करोगी। क्या तुम इससे सहमत हो? हाँ, और डिवोर्स 2 साल बाद इस बारे में सोचेंगे। मैं आपकी बात समझती हूँ। जब तक पूरी तरह का ट्रस्ट स्थापित नहीं हो जाता, तब तक जो कुछ एक दूसरे को दिया और लिया जा सकता है, उसे पहले से सुरक्षित रखना ही बेहतर है। अमृता ने कहा। विशाल ने अमृता की ओर देखा और उसके दिल पर एक अजीब दबाव महसूस हुआ। मेरी एक शर्त है। विशाल के ऐसा कहते ही अमृता घबरा गई। वो सोचने लगी कि अगर उसकी शर्त ऐसी हुई जिसे वह पूरा नहीं कर सकती तो क्या होगा। क्या उसे झूठ बोलना चाहिए या बात को घुमाना चाहिए? उसे लगा कि विशाल शायद उससे ईमानदारी की मांग करेगा, चालाकी नहीं। लेकिन विशाल ने कहा, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे आसपास के लोग घायल हों। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। जी, मैं समझती हूँ। लेडी अमृता, लगता है तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें खुद भी चोट नहीं लगनी चाहिए। कृपया ऐसा दोबारा मत होने देना। विशाल ने उसके गाल की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं चाहूंगा कि तुम्हारी जगह मुझे चोट लगे। अमृता हंसे बिना नहीं रह सकी। विशाल भी मुस्कुराया। मैं खुद चोट खाना पसंद करूंगा, क्योंकि तब मैं सामने वाले पर मुकदमा कर सकता हूं और उसकी रेप्यूटेशन बर्बाद करने के लिए अफवाहें फैला सकता हूं, बजाय इसके कि तुम्हें चोट पहुंचे। मैं बस नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। हाँ, ठीक है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद महामहिम। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विशाल खुलकर मुस्कुराया।
उसे लगा कि अमृता का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके गंभीर चेहरे से कहीं ज़्यादा सुंदर था। ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। कहिए। एक ज्यूल है जिसका नाम सेंटिस ऑल्गर्स हार्ट है। ये फिशर विस्काउंटी की फैमिली हेirloom है। इसे मुझे मैरिज प्रपोजल गिफ्ट के रूप में दीजिए। विशाल हैरान हो गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि अमृता उससे ज्वेलरी या ऐसी कोई चीज़ मांगेगी। फिशर विस्काउंटी की फैमिली हेirloom, हाँ। इससे आपके लिए ये समझना आसान होगा कि मैं किस तरह की इंसान हूँ। अमृता ने शांत स्वर में कहा, अगर सेंटिस ऑल्गर्स हार्ट पाने के बाद भी आपका मन नहीं बदलता, तो मुझे इतने शानदार तरीके से प्रपोज कीजिए कि हर कोई इसकी चर्चा करे। विशाल ने बिना कोई और सवाल पूछे सिर हिला दिया। अमृता ने रथ का दरवाजा खोलने की कोशिश की। विशाल ने धीरे से उसका हाथ रोक दिया और हैरान अमृता की ओर मुस्कुराकर देखा। फिर उसने खुद दरवाजा खोला और पहले बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद उसने अमृता की ओर अपना हाथ बढ़ाया। अमृता कुछ पल झिझकी और फिर अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया। तब विशाल ने उसका हाथ ऊपर उठाया और फिर नीचे कर दिया। आह, किसी लेडी के लिए रथ से सबसे पहले उतरना उचित नहीं होता। जी, यह सही है। अमृता थोड़ा शर्म से लाल हो गई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने के भीतर कोई छोटी सी मछली तैर रही हो। रास्ता संकरा और कीचड़ से भरा हुआ था। बच्चों की एक भीड़ मच्छरों की तरह उसके चारों ओर जमा हो गई और अपने हाथ आगे बढ़ाने लगी। मुझे एक पेनी दे दो, दयालु बनिए, ब्यूटीफुल लेडी। आप गरीबों को जितना अधिक भोजन और सहायता देंगी, गॉड आपके लिए हेवन में उतनी ही बेहतर जगह तैयार करेंगे। रूबी ने जल्दी से एक ब्लैक क्लोक निकाला और अमृता को पहना दिया। अमृता ने क्लोक का हुड गहराई से अपने सिर पर खींच लिया। क्या तुम हमेशा वो क्लोक पहले से तैयार रखती हो? मुझे नहीं लगता कि तुमने आज यहाँ आने की योजना बनाई थी। हाँ, क्योंकि मेरे बालों का रंग आमतौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, अमृता ने जवाब दिया। कोचमैन ने चिल्लाकर भीड़ को हटाया। अमृता केवल विशाल की सुरक्षा में मुख्य रास्ते से तेजी से निकलकर गलियों की ओर चली गई। रेवे स्ट्रीट की गलियों में एक या दो साधारण पुरुषों के साथ चलना अपने आप में एक बड़ा जोखिम था। लेकिन विशाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो एम्पायर की शील्ड और एम्पायर का सबसे महान वॉरियर था। हालांकि अमृता ब्लैक क्लोक से पूरी तरह ढकी हुई थी, फिर भी उसकी ड्रेस का सिलुएट ये साफ बता रहा था कि वो कोई नोबल वुमन थी। और यह भी स्पष्ट था कि उसका साथी कोई नोबलमैन था। ऐसी स्थिति में अगर 5 मिनट से भी कम समय में उन पर हमला हो जाता, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। लेकिन विशाल की जबरदस्त प्रेजेंस के कारण कोई भी उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अमृता को इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन विशाल अपने आसपास मौजूद कुछ लोगों को महसूस कर सकता था। वे तनाव में थे और उसकी उपस्थिति से सांस तक रोककर खड़े थे। तुम किससे मिलने जा रही हो? उस राजा से, जो पीढ़ियों से शिवांश एट रोसन की सेवा करता आया था और पिछले मार्क्वस रोसन की मृत्यु के कुछ ही समय बाद जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। अमृता ने आगे कहा, मेरे पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है। शायद वह मेरी माँ और मुझसे नाराज होगा, लेकिन उसका परिवार पीढ़ियों से शिवांश एट रोशन के प्रति लॉयल रहा है, इसलिए मुझे यकीन है कि कम से कम वह मेरी बात सुनने के लिए तैयार होगा। समझ गया। विशाल ने फिर चारों ओर देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस राजा ने पीढ़ियों तक एक वेल्थी और नोबल फैमिली की सेवा की थी, वो अब ऐसी जगह पर रह रहा होगा। रेवे स्ट्रीट की एक गली के कोने पर एक जर्जर सा सराय था। वहीं पुराने रोसन फैमिली के बटलर मार्कस हैंसन रहते थे। दिन में वो छोटे मोटे काम करते और रात में सराय में ग्राहकों की सेवा करते थे। सराय से जुड़े एक छोटे से कमरे में ही उनका जीवन बीत रहा था। मार्कस के कई बच्चे और पोते पोतियां थे, लेकिन उनका परिवार बहुत पहले ही बिखर चुका था। अमृता अपने पिछले जीवन में मार्कस हैंसन से कभी नहीं मिली थी। पिछले जीवन में उनकी पोती लीज हैंसन अपना नाम छिपाकर अमृता की नौकरानी बनकर आई थी। उसका उद्देश्य बदला लेना था। लीज को लगता था कि उसने अपनी पहचान पूरी तरह छिपा ली है, लेकिन उस समय अमृता के बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए उसे अपनी नई नौकरानियों तक के बारे में सावधान रहना पड़ता था। लीज की पृष्ठभूमि की जांच करने के बाद अमृता को लगा था कि उसकी महत्वाकांक्षा और स्वभाव उसके काम के लिए उपयुक्त हैं। इस तरह उसने मार्कस की उस पुरानी स्थिति को सुरक्षित कर लिया था। अपने दादा को बंधक बनाकर रखने के कारण लीज के पास अंत तक वफादार बने रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
हालांकि वास्तव में अमृता ने मार्कस को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, वह उनसे व्यक्तिगत रूप से मिली तक नहीं थी। लेकिन जैसे ही वह सराय में दाखिल हुई, वह तुरंत समझ गई कि मार्कस कौन है। मार्कस 78 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी उनका शरीर सीधा और मजबूत था। उनका पुराना फैशन सूट काफी घिस चुका था, फिर भी वह साफ सुथरा था, यहाँ तक कि उनकी शर्ट की कफ भी बिल्कुल सफ़ेद थी। उन्होंने बिना अपना संयम खोए पूछा, जबकि उनके साथ काम करने वाला दूसरा आदमी विशाल की तलवार और शानदार कपड़ों को देखकर घबरा गया था। सम्मानित कुलीनजन, आप जैसी जगह पर क्यों आए हैं? क्या आप हमें अपना थोड़ा सा समय दे सकते हैं, मिस्टर हैंसन? मार्कस कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने दूसरे कर्मचारी से कहा, मैं अभी वापस आता हूँ। क्या आपको यकीन है, बूढ़े आदमी? चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वे मुझे मारना चाहते हैं। इतना कहकर वो मुड़े और आगे चल पड़े। अमृता विशाल के साथ उनके पीछे चल दी। मार्कस उन्हें सराय के पीछे एक खाली जगह पर ले गए, जहां आमतौर पर कचरा फेंका जाता था। यह कोई अच्छी जगह नहीं है, लेकिन मैं यहीं काम करता हूं, इसलिए उन्हें किसी साफ जगह पर ले जाना मुश्किल है। ग्रैंड ड्यूक एवरन, आप मेरे जैसे आदमी से मिलने क्यों आए हैं? उन्होंने विशाल को पहचान लिया था। 18 साल पहले, जब मार्कस को शिवांश एट रोशन से जबरन निकाल दिया गया था, तब विशाल 10 वर्ष से भी छोटे बच्चे थे। लेकिन विशाल बिल्कुल अपने पिता, यानी पिछले ग्रैंड ड्यूक एवरन जैसे दिखते थे। रोसन फैमिली के पूर्व मुख्य बटलर होने के कारण मार्कस साम्राज्य के सभी बड़े कुलीन परिवारों के चेहरों, व्यक्तित्व और इतिहास से परिचित थे। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह विशाल को पहचान गए। भले ही हमारे परिवार को निकाल दिया गया था, फिर भी हमने पीढ़ियों से रोसन फैमिली की सेवा की है। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। मार्कस को लगा कि विशाल शायद रोसन फैमिली की कमजोरियां जानने आए हैं, लेकिन विशाल ने सिर हिलाया, मैं सिर्फ उनका साथी बनकर आया हूं। विशाल ने अमृता की ओर इशारा किया। अमृता ने धीरे धीरे अपने सिर से हुड उतार दिया, उसके प्लेटिनम सुनहरे बाल कंधों पर बिखर गए। कचरे जैसी उस सुनसान जगह में भी सूरज की रोशनी अमृता के बालों पर पड़कर चमक रही थी। नमस्कार, मिस्टर मार्कस हैंसन, मैं अमृता रोसन हूं। अमृता ने सिर उठाया। मार्कस कुछ क्षण तक बिना कुछ कहे उसे देखते रहे। उनके भीतर दबा हुआ गुस्सा, पुरानी शिकायत, लालसा और दुख एक साथ उमड़ पड़े। उनके झुर्रियों से भरे चेहरे पर भाव बदल गए। मार्कस समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। मीरा की बेटी? वही व्यक्ति जिसने मेरे परिवार का विनाश और रोसन फैमिली के वंशजों का सफाया कर दिया? लेकिन आखिरकार उन्होंने कांपती आवाज में कहा, तुम बिल्कुल लॉर्ड माइकल जैसी दिखती हो, एयर अपेरेंट। 18 वर्षों ने उनके भीतर की नाराजगी को काफी हद तक शांत कर दिया था। बुढ़ापे ने उनके शरीर को इतना कमजोर कर दिया था कि वर्षों से दबे गुस्से को बाहर निकालने की ताकत भी नहीं बची थी। उनकी लालसा ने दुख को जन्म दिया था, और दुख ऐसा भाव है जिसे इंसान चाहता है कि दूसरा व्यक्ति समझे, सुने और उसे महसूस करे। मार्कस आज भी शिवांश एट रोसन को याद करते थे। हैंसन फैमिली पीढ़ियों से शिवांश एट रोसन के बटलर रहे थे। वे कुलीन नहीं थे, लेकिन उन्हें गर्व था कि वे आम लोगों से अलग थे। मार्कस का जन्म मार्क्वस रोसन की जागीर में हुआ था और बचपन में वह मार्क्वस के बच्चों के साथ खेला करते थे। बड़े होने के बाद उन्होंने माइकल रोसन के सहायक के रूप में काम करना सीखा। कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद वह अपने दादा, जो उस समय मुख्य बटलर थे, के अधीन बटलर के रूप में काम करने लगे। उनके बच्चे और पोते पोतियां भी मार्क्वस रोसन की जागीर में ही पैदा हुए थे। उनके बेटे और बेटियां भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए रोसन फैमिली की सेवा करते रहे। वो पुरानी यादों से खुद को रोक नहीं सके। जितना वह अपने परिवार को याद करते, उतना ही अच्छे पुराने दिन याद आते और उतना ही शिवांश एट रोशन की याद उन्हें सताती। वह चाहते थे कि कोई उनके इस दर्द और दुख को समझे। अमृता ने मार्कस के चेहरे और कांपती आंखों में ये सब पढ़ लिया। यह वही भावना थी जो उसने पिछले जीवन में लीज हैंसन में महसूस की थी, जब लीज उसे मारना चाहती थी। मिस्टर हैंसन, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे एयर अपेरेंट कहकर संबोधित किया है, अमृता ने धीमी आवाज में कहा। मार्कस ने दृढ़ता से उत्तर दिया, एयर अपेरेंट, क्या आपकी मां जानती हैं कि आप यहां आए हैं? उन्हें नहीं पता होना चाहिए। अगर उन्हें पता होता तो वह मुझे यहां आने नहीं देती। अमृता ने अपनी छाती पर हाथ रखा और गहराई से झुक गई।
वह इतना विनम्र झुकाव था, मानो किसी पवित्र व्यक्ति के सामने सम्मान प्रकट कर रही हो। मिस्टर हैंसन, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे माफ़ी मांगनी होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ने क्या किया था? हाँ, मेरी माँ ने मार्क्वस रोसन के सभी प्रत्यक्ष वंशजों को जहर देकर मार डाला और इसका दोष हैंसन फैमिली पर डाल दिया। ये सब मुझे शिवांश एट रोसन की एकमात्र उत्तराधिकारी बनाने के लिए किया गया था। जहर देने की घटना माइकल रोसन के शोक काल के दौरान हुई थी। ये तब हुआ था जब अमृता केवल 6 महीने की थी। माइकल की सबसे बड़ी बेटी, जो उनकी उत्तराधिकारी बनने वाली थी, जब उसे पता चला कि मीरा की बेटी बिल्कुल माइकल जैसी दिखती है, तो वह सदमे में थी। लेकिन यह संभव ही नहीं था कि अमृता मरते हुए माइकल की बेटी हो। शायद माइकल के किसी युवा पोते ने मीरा के साथ संबंध बनाए हों। इसी कारण उसने अमृता को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करना बेहतर समझा, क्योंकि वह ये सुनना नहीं चाहती थी कि उसके अपने बेटे ने उस महिला को गर्भवती कर दिया था जो लगभग उसकी दादी जैसी थी। इस तरह अमृता मार्क्वस रोसन की वैध बेटी बन गई। लेकिन मीरा, जिसने अमृता को जन्म देने के कारण एम्परर का स्नेह खो दिया था, इससे संतुष्ट नहीं थी। उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक और मजबूत सहारे की जरूरत थी। उसने अंतिम संस्कार को एक अवसर के रूप में देखा। उसने उस भोजन में जहर मिला दिया जहां माइकल के सभी प्रत्यक्ष वंशज एक साथ मौजूद थे। मार्कस ने यह साबित करने की कोशिश की कि मीरा झूठ बोल रही थी और असली अपराधी वही थी। लेकिन उनकी समझदार बेटी ने उन्हें डर से कांपते हुए देखा और अपनी राय दी। आपको यह विचार छोड़ देना चाहिए, फादर। आप हमारी जान खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन मेरे पास सबूत है। उस सबूत का क्या फायदा? कुछ समय तक कुछ नहीं बदलेगा। अगर मीरा का अपराध साबित भी हो गया, तो उससे पहले ही शायद हम सब मर चुके होंगे। आखिर वह अकेली है जो इसके योग्य थी। उनकी बेटी आंसू बहाते हुए आगे बोली, वैसे भी विरासत अब एकमात्र जीवित वंशज मिस अमृता की है। अगर आप सच्चाई सामने लाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वह आपकी आभारी होगी? फादर, आप उसकी माँ के दुश्मन बन जाएंगे? मार्कस जानते थे कि उनकी बेटी सही कह रही थी। फादर, कृपया इसे छोड़ दीजिए। हमारा परिवार और रोसन फैमिली खत्म हो चुके हैं। अगर मार्क्वस रोसन का कोई दूसरा उत्तराधिकारी जीवित होता, तो मार्कस अंत तक वफादारी से उसके लिए लड़ते। लेकिन मार्क्वस रोसन का एकमात्र जीवित प्रत्यक्ष वंशज अमृता थी। किसी भी स्थिति में मीरा हंसों फैमिली को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वह शिवांश एट रोशन पर अपना अधिकार जमा लेती। अंततः मार्कस ने अपने बच्चों और पोते पोतियों से कहा कि कुछ बुरा होने से पहले वे वहां से भाग जाएं। उन्होंने उनसे अपनी पहचान छिपाने और हैंसन फैमिली तथा शिवांश एट रोसन को भूल जाने के लिए कहा। जब तक उनके वंशज जीवित रह सकते थे, मार्कस के लिए वही काफी था। लेकिन वह खुद अपना नाम नहीं छोड़ सकते थे। भले ही हैंसन फैमिली, जिसे वह सम्मानित परिवार मानते थे, समाप्त हो गया था, फिर भी वो मार्कस हैंसन थे। आखिर मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। अगर किसी दिन मीरा मुझे ढूंढकर मार भी दे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने यही सोचा था। मीरा की दुष्ट योजना पूरी तरह से योजनाबद्ध नहीं थी और उसके कई सबूत पीछे छूट गए थे। उसके पास कोई उपयोगी सलाहकार या भरोसेमंद कर्मचारी भी नहीं था। मार्कस छिपने में सफल हो गए, लेकिन इसके बाद उनकी बेटी की कल्पना से भी ज्यादा भयावह घटना हुई। एम्परर ने हस्तक्षेप किया। मीरा की बेवफाई से एम्परर बेहद क्रोधित थे, लेकिन अंततः उन्होंने मीरा को मृत्युदंड दिए जाने से रोक दिया। भारी रिश्वत और सत्ता ने सच्चाई को ढक दिया। एम्परर ने फिर से अपने शयन कक्ष का दरवाजा मीरा के लिए खोल दिया। मीरा एक पक्षी की तरह एम्परर की बाहों में जा गिरी और उनसे लिपट गई। आखिरकार, जहर देने वाले की तलाश के बावजूद कुछ भी साबित नहीं हो सका। मार्कस दोबारा दुनिया के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा सकते थे, इसलिए वह रेवे स्ट्रीट की इसी सराय में कठिन जीवन जीने लगे। मैं अपनी माँ के कार्यों को सही ठहराने का कोई प्रयास नहीं कर रही हूँ। मैं उनके नाम पर यहाँ नहीं आई हूँ। मार्कस उसकी ओर देखते रहे। अमृता ने अपनी पीठ सीधी की, उनकी आंखों में देखा और कहा, मार्क्वस रोसन की अंतिम उत्तराधिकारी के रूप में मैं अपने वफादार सेवकों की रक्षा न कर पाने के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। ए अपैरेंट, मुझे माफ कर दीजिए। उसने फिर अपना सिर झुका दिया। मार्कस की आंखें नम हो गईं। अमृता उनके पास गई और उन्हें अपना रुमाल दिया। मार्कस ने वह रुमाल स्वीकार कर लिया। विशाल थोड़ी दूरी पर खड़ा ये दृश्य देख रहा था।
उसके कुछ वफादार सेवक उसे उसके परिवार से भी ज़्यादा महत्व देते थे। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने लोगों की रक्षा करना चाहता था, विशाल के मन में मिश्रित भावनाएं उठ रही थीं। साथ ही उसके दिल में राहत भी थी, क्योंकि उसे लगा कि मार्कस ही पहला व्यक्ति होगा जो शिवांश एट रोशन में अकेली पड़ी अमृता की देखभाल कर सकेगा। उसी समय शिवांश एट रोशन का बटलर बिल मीरा को विशाल के आने के बारे में बता रहा था। धड़ाम, मीरा अचानक खड़ी हो गई और गुस्से में अपने हाथ झटक दिए। लगभग किसी कलाकृति जैसी सुंदर कांच की फूलदान नीचे गिरकर टूट गई। कांच के टुकड़े पूरे फर्श पर फैल गए और लेपर्ड स्किन रग पर चमकने लगे। बिल तुरंत मीरा के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसे फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों की भी परवाह नहीं थी। फिर उसने आदरपूर्वक मीरा की चप्पलें उनके सामने रख दीं। मीरा नंगे पैर थी और उसने केवल अपने अंतर्वस्त्रों के ऊपर एक पतला सा रोब पहन रखा था। उसने चप्पलों में पैर डाले और फिर धड़ाम से सोफे पर बैठ गई। फिर से बताओ, हिज ग्रेस द ग्रैंड ड्यूक एवरन ने मुझसे पूछा कि मैं आपके प्रति वफादार क्यों हूं और मिस अमृता के प्रति क्यों नहीं। बिल ने विशाल के शब्दों को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर मीरा को बताया। मीरा गुस्से से आग बबूला हो उठी। मेरा इरादा मिस्टर हैंसन को अपने साथ ले जाने का नहीं था, मैं बस उन्हें एक उचित बहाना देने की कोशिश कर रही थी। एक बहाना? मिस्टर हैंसन के लिए अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। उनके पास अपनी 14 वर्षीय पोती की जिम्मेदारी भी है। मुझे यकीन है कि वह काफ़ी समय से रेवे स्ट्रीट से बाहर निकलना चाहते होंगे, लेकिन किसी उचित बहाने के बिना वह मेरा हाथ स्वीकार नहीं करते। अमृता ने ये कहा और फिर इसके लिए माफ़ी मांगी। विशाल हल्के से हंस पड़ा। अमृता के गाल थोड़े लाल हो गए। आप क्यों हंस रहे हैं? लेडी अमृता खुद को खलनायिका समझती हैं? क्योंकि यह सच है। अमृता के लिए यह उतना ही सच था जितना सुबह सूरज का उगना। जिस किसी को भी सम्मानजनक पल याद रहते हैं, वह अपमान से बचकर निकलना चाहेगा, और यह फैसला केवल वही व्यक्ति कर सकता है। लेडी अमृता, आपने हैंसन को कोई बहाना नहीं दिया। आपने बस उन्हें उनके सम्मानजनक दिनों की याद दिलाई है, इसलिए वह आपके पास वापस आएंगे। मेरे पास? हाँ, क्योंकि वो शिवांश एट रोशन से प्यार करते हैं और आप उसकी एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। लेकिन मैं माइकल की जैविक बेटी नहीं हूँ। वह पहले मुख्य बटलर रह चुके हैं, इसलिए शायद उन्हें पता हो कि आपके जैविक पिता कौन हैं। आप मार्कस रोसन की प्रत्यक्ष वंशज हैं, वरना वह आपको स्वीकार नहीं करते। समझ गई। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था, विशाल ने पूछा। क्या आपको ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि आपके पिता कौन हैं? नहीं, ये जानने का कोई फायदा नहीं है। मेरे जैविक पिता चाहे जो भी हों, पहली नज़र में वह एक अनैतिक व्यक्ति ही होंगे जिसने मार्कस रोसन की पत्नी के साथ संबंध बनाए, लेकिन उससे भी बढ़कर वह एक मूर्ख हैं जिन्होंने एम्परर की उपपत्नी के साथ संबंध बनाए। अमृता ने अपने होंठ काटते हुए कहा। जैसे ही रथ के पहिए चलने लगे, उसकी खड़खड़ाहट और झटकों का कंपन उनके शरीर तक पहुंचने लगा। अमृता चुप हो गई और विशाल ने भी कुछ नहीं कहा। रथ के अंदर तब तक केवल खामोशी छाई रही, जब तक वह शिवांश एट रोशन की मनों के सामने नहीं पहुंच गई। एक बार फिर विशाल पहले बाहर निकला और अमृता को उतरने में मदद की। अमृता ने अपना सिर झुकाया। महामहिम, मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मिस्टर हैंसन शायद मुझ पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता कि मीरा की बेटी उनके खिलाफ कोई साजिश करने आई है। आपका स्वागत है। मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आज की मुलाकात लेडी अमृता और शिवांश एट रोशन के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे यहां आने और इस मुलाकात का हिस्सा बनने दिया। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक मुझे बताइए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं सच में आपसे कुछ भी मांगने में संकोच नहीं करूंगी, भले ही इस समय मेरे पास न शक्ति है, न धन और न ही अपने लोग। लेकिन आपके पास ये तो है ना? विशाल ने अपनी तर्जनी से अपने माथे की ओर इशारा किया। अमृता मुस्कुराई। अब मुझे आपको दिखाना होगा कि यह वास्तव में कितना उपयोगी है। मुझे आपसे यही उम्मीद है। तभी विशाल का सेवक एक घोड़े की लगाम पकड़े हुए वहां आ गया। बिल भी जल्दी जल्दी सेवक के पीछे आ रहा था। उसे लॉरेंस के आदेश पर वहां भेजा गया था। स्वागत है महामहिम। मिस, आपकी यात्रा कैसी रही? अमृता ने सिर थोड़ा झुकाया और बिल की ओर देखा। बिल घबराई हुई आवाज में बोल रहा था।
उसे नहीं लगा था कि विशाल उसकी बात सुनेगा, क्योंकि कुछ समय पहले ही उसने विशाल को नाराज कर दिया था। लेकिन लॉरेंस आदेश देने के मामले में बहुत सख्त था, इसलिए बिल के पास उसका संदेश पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महामहिम, यंग मास्टर लॉरेंस ने आपको डिनर के लिए आमंत्रित किया है। विशाल ने बिल की ओर देखा और अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। उसका सेवक उसे राइडिंग ग्लव्स दे रहा था, जिन्हें विशाल ने पहनना शुरू कर दिया। वह बिल को फिर से डांटना चाहता था, लेकिन अंत में उसने ऐसा नहीं किया। किसी और समय, जब तक लेडी अमृता मुझे आमंत्रित न करें। अमृता मुस्कुराई। एक अविवाहित महिला होने के नाते इस समय अपने घर में किसी ऐसे पुरुष को आमंत्रित करने में मुझे थोड़ी झिझक होगी जो मेरा रिश्तेदार नहीं है। मुझे पता था कि आप यही कहेंगी, तो फिर मैं क्षमा चाहता हूँ। अगली बार मैं ऑल्गर्स हार्ट के साथ आपसे मिलने आऊँगा। विशाल ने गहराई से झुककर अमृता को विदा कहा। अमृता ने भी उसे सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। विशाल घोड़े पर बैठकर जाने ही वाला था कि अचानक अमृता के मन में एक विचार आया और उसने उसे पुकारा। ओह, अब जब मैं सोच रही हूँ, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप मेरे साथ इतना औपचारिक व्यवहार क्यों करते हैं? उस दिन तो आप ऐसे व्यवहार नहीं कर रहे थे। अमृता ने विशाल की ओर ऊपर देखा। विशाल को उसकी टर्क्वाइज आंखें चमकदार और गहरी लगीं, जिनमें रंगों की एक अद्भुत गहराई थी। मुझे आपका सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि आप मीरा की बेटी हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरी होने वाली पत्नी हैं। विशाल ने ये कहा और अपने घोड़े को मोड़ लिया। अमृता ने अपना सिर झुका लिया, उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। सबसे ज्यादा दूर का रिश्ता कौन सा होता है, एक अजनबी के साथ रिश्ता या फिर किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ रिश्ता? जब भी अमृता को लॉरेंस से बात करने का मौका मिलता, वो इस बारे में सोचती थी। मीरा के साथ उसका रिश्ता अजनबियों जैसा था, और लॉरेंस के साथ उसका रिश्ता किसी वरिष्ठ व्यक्ति जैसा था। बचपन से ही दोनों के बीच का रिश्ता केवल अमृता की एकतरफा इच्छा पर टिका हुआ था। जब तक अमृता दुनिया को समझना शुरू करती, तब तक लॉरेंस पूरे साम्राज्य का सबसे खुशहाल और सबसे ऊंचे पद वाला बच्चा बन चुका था। उसे तब तक नाजायज संतान, विरासत या उत्तराधिकार जैसी बातों की कोई समझ नहीं थी। उसे अपने आसपास के लोगों की भी कोई परवाह नहीं थी। एक बार तो वह एम्परर की गोद में बैठकर खेल खेल में उनका मुकुट तक छीन ले गया था। अमृता की नज़रों में लॉरेंस दुनिया का सबसे ईर्ष्या करने लायक व्यक्ति था। उसे अभी तक अपने और अपने भाई के बीच का अंतर समझ नहीं आता था, इसलिए वह सोचती थी कि अगर उसके भाई को प्यार मिल रहा है, तो मानो उसे भी प्यार मिल रहा है। और वह भी लॉरेंस से अपनी माँ की तरह प्यार करती थी। अगर तुम्हारा भाई अच्छा कर रहा है, तो तुम भी अच्छा करोगी। उस समय वह सचमुच इन शब्दों पर विश्वास करती थी। बड़ी होने के बाद भी वह इन शब्दों को अपने जीवन का मार्गदर्शन मानती रही। वह खुद को ये समझाकर संतुष्ट करती रही कि अगले एम्परर की बहन होना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा, और चूंकि वे खून के रिश्ते से जुड़े थे, इसलिए जीवित रहने के लिए लॉरेंस को अगला एम्परर बनाना ही होगा। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। एक छोटी बच्ची के रूप में वह सचमुच इन शब्दों पर विश्वास करती थी। उसे लगता था कि प्यार हमेशा दोनों तरफ से होता है, लेकिन लॉरेंस ने कभी अमृता की परवाह नहीं की। अब सोचने पर यह स्वाभाविक ही लगता था। आखिर वह उसकी परवाह क्यों करता? मीरा का प्यार और ध्यान केवल अपने बेटे के लिए था। इसके अलावा उसने लॉरेंस को एक सच्चा बड़ा भाई बनना भी नहीं सिखाया था। बचपन में लॉरेंस ऐसा व्यवहार करता था जैसे अमृता का कोई अस्तित्व ही न हो। बड़े होने के बाद कभी कभी वे साथ खाना खाते या चाय पीते, लेकिन उनकी बातचीत हमेशा औपचारिक होती। जब मीरा अमृता को पीटती थी, तब लॉरेंस शांत होकर उसे देखता रहता। कभी कभी जब अमृता रोती थी, तो वह उसे सांत्वना देने के लिए कुछ शब्द कह देता। मदर ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि वो तुमसे नफरत करती है। अगर मैं उसके लिए एक अजनबी होती तो कैसा होता? इन्हीं विचारों के बीच अमृता लॉरेंस से मिलने चली गई। विशाल के जाने के बाद लॉरेंस ने उसे बुलाया था और अमृता को कपड़े बदलने तक का समय नहीं मिला। उसने उतारने वाली ड्रेस को ठीक किया, बालों को हेयरनेट में बांधा और स्लीपर्स पहनकर लॉरेंस के स्टडी की ओर चली गई। लॉरेंस अधीर स्वभाव का था, इसलिए उसे जल्दी करनी पड़ी। वेलकम, सीमा। लॉरेंस ने ठंडे स्वर में उसका स्वागत किया। वह अमृता से नाराज होने के बजाय खुद ही खराब मूड में दिखाई दे रहा था। अमृता ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और पूछा,
क्या कुछ हुआ है? मैंने सुना है कि तुम ग्रैंड ड्यूक एवरन के साथ बाहर गई थी। हाँ, आपको शायद बटलर से पता चला होगा। हम काउंट एंडर की एस्टेट में मिले थे और फिर थोड़ी देर साथ घूमने चले गए। अगर कोई परिवार सचमुच 18 साल की लड़की की परवाह करता तो वह इस बात पर जरूर सवाल करता कि वह बिना बताए किसी अजनबी पुरुष के साथ अकेले बाहर क्यों गई। लेकिन लॉरेंस को अमृता की निजी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। वह उससे सावधान भी नहीं था। वर्तमान लॉरेंस अभी अमृता का असली चेहरा नहीं जानता था। नेहा वाली घटना, जिसके कारण पिछले जीवन में अमृता को कुछ उपयोगी समझा गया था, इस बार उसी तरह नहीं हुई थी। इस बार उसे किसी साजिश के औजार के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय एक सुविधाजनक विवाह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि अमृता खुद यही सोच और योजना बना रही थी, फिर भी लॉरेंस की भावहीन नज़रों से उसे सिहरन हो गई। उसने मन ही मन कड़वी मुस्कान दी। पिछले जीवन की 18 वर्षीय अमृता लॉरेंस की ऐसी नज़र पाकर खुशी से उछल पड़ती। उसे लगता था कि उसकी तारीफ हो रही है, उसे लगता था कि वह उपयोगी साबित हो रही है। लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। अगर कोई अपने अधीन लोगों को इस तरह देखेगा तो उसे उनकी वफादारी कभी नहीं मिलेगी। जब तक कोई व्यक्ति इतना धीमा न हो कि दूसरों के चेहरे के भाव तक न पढ़ सके, आखिर कौन ऐसे व्यक्ति के प्रति वफादार रहेगा जो उसकी कोई कीमत ही नहीं समझता? किसी व्यक्ति के किसी के पीछे चलने के कई कारण होते हैं: पैसा, शक्ति, उम्मीद, रिश्ते और बहुत कुछ। लॉरेंस के पास इनमें से लगभग सब कुछ था। उसके अधिकांश समर्थक अगले एम्परर के योग्य सेवक बनना और उसके बदले पुरस्कार पाना चाहते थे। इसके अलावा ग्रैंड ड्यूक विजय के दुश्मन भी लॉरेंस का समर्थन करते थे ताकि विजय एम्परर न बन सके। बेशक एक अर्थ में वे भी बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो बिना किसी स्वार्थ के लॉरेंस का साथ देते थे, लेकिन वे भी वास्तव में उसके लिए ऐसा नहीं करते थे। वे एम्परर ग्रेगोर के प्रति वफादार लोग थे जो एम्परर की इच्छाओं को समझते थे और उनके प्रिय पुत्र की देखभाल करते थे। मैं भी, अमृता भी इसका अपवाद नहीं थी। वह भी बदले में कुछ चाहती थी। वह अपने परिवार का प्यार चाहती थी, लेकिन किसी सच्चे शासक बनने के लिए इतना पर्याप्त नहीं था। कम से कम कुछ ऐसे वफादार सेवक होना जरूरी था जो बिना किसी स्वार्थ के अपनी जान तक देने को तैयार हों। केवल ऐसे लोग ही निर्णायक समय में परिणामों की परवाह किए बिना कार्य कर सकते थे। और ऐसी वफादारी उन लोगों से नहीं मिल सकती थी जो दूसरों को केवल औजार समझते हों। अगर कोई अपने सच्चे विचार किसी के साथ साझा करना चाहता है तो कम से कम उसे सामने वाले के प्रति अपना तिरस्कार छिपाना तो आना चाहिए। लॉरेंस ने दोनों में से कुछ भी नहीं किया था। उस दृष्टि से विजय कहीं बेहतर था। अमृता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। लॉरेंस को अंदाजा भी नहीं था कि उसके मन में क्या चल रहा था। उसने कहा, मैं चाहता था कि तुम उसे घर बुलाती। मैंने सुना है कि वह राजधानी के बाहर मिलिट्री कैंप में है। सूरज पूरी तरह डूब जाने के बाद जंगल के रास्तों से गुजरना मुश्किल होता है, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें जल्द से जल्द वापस लौट जाना चाहिए। समझ गया। लॉरेंस कुछ देर सोचता रहा। क्या तुम उससे फिर मिलने वाली हो? क्या मैं नहीं मिल सकती? अमृता ने जानबूझकर सावधानी से पूछा। लॉरेंस के रवैये से ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे पहले ही अमृता और विशाल के सुविधाजनक विवाह के फायदों के बारे में समझा दिया था। लॉरेंस को विशाल पसंद नहीं था, लेकिन शायद मिलने वाले फायदे के कारण वह उसे घर बुलाना चाहता था। लॉरेंस ने सिर हिलाया। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम नहीं कर सकती। अब तुम 18 साल की हो। थैंक यू, ब्रदर। अगली बार उसे घर बुलाना। ग्रैंड ड्यूक एवरन राजधानी में बहुत कम रहते हैं और जब रहते भी हैं तब सोशल इवेंट्स में आमतौर पर शामिल नहीं होते, इसलिए हमें उनसे परिचित होने का मौका नहीं मिला। जी, ब्रदर। अमृता के आज्ञाकारी उत्तर पर लॉरेंस ने सिर हिलाया, फिर उसने उसे जाने का इशारा किया। अमृता ने सावधानी से कहा, जाने से पहले मुझे आपसे एक मदद चाहिए, ब्रदर। बताओ, लॉरेंस ने उदासीनता से कहा। मैं कुछ सर्वेंट्स और कामवालीस रखना चाहती हूँ अपनी व्यक्तिगत देखभाल के लिए। इस समय घर से दूर रहना मेरे लिए थोड़ा असुविधाजनक है क्योंकि फिलहाल मेरे पास केवल एक व्यक्ति है। एक। पहली बार लॉरेंस के चेहरे पर उलझन दिखाई दी। अमृता मुस्कुराई। इस मामले से लॉरेंस का कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसका न जानना असामान्य नहीं था। मैं मदर से बात करूंगा। क्या इसके लिए मुझे मदर की मदद चाहिए?
इसके अलावा ब्रदर, आप भी जानते हैं वह कैसी हैं, हमारी मदर व्यस्त रहती हैं। लॉरेंस पूरी तरह समझ गया कि अमृता का मीरा के व्यस्त होने से क्या मतलब था। उसने सिर हिला दिया। तुम सही कह रही हो, खुद ही इसका इंतजाम कर लो, और अगर मदर कुछ कहें तो मुझे बताना। जी, थैंक यू ब्रदर, चिंता मत करो, बड़े भाई के रूप में यह मेरा कर्तव्य है। हालांकि सर्वेंट्स को रखने के लिए शिवांश एट रोशन के ही संसाधनों का इस्तेमाल होना था, फिर भी लॉरेंस ने बिना किसी शर्म के ऐसे बात की जैसे वह अमृता पर कोई एहसान कर रहा हो। उसी समय दूर से मीरा के चीखने की आवाज सुनाई दी। अमृता चौंक गई। ये देखकर लॉरेंस ने ठंडे स्वर में कहा, वह हिस्टीरिकल है, यह कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ग्रैंड ड्यूक एवरन ने तुम्हारे चेहरे या शरीर पर कोई चोट का निशान देख लिया तो यह असुविधाजनक होगा। मैं समझती हूँ। इसके बाद अमृता वहां से चली गई। फिर वह मीरा के कमरे की ओर गई। मीरा लगातार जोर जोर से चिल्ला रही थी और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रही थी। किसी चीज के टूटने की आवाज और एक नौकरानी के रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, जिसे मीरा पीट रही थी। मीरा कभी कभी इसी तरह गुस्से में आ जाती थी, वह लोगों को पीटती और कमरे की चीजें तोड़ देती। पिछले जीवन में ऐसे समय अमृता मीरा को शांत करने की कोशिश करती थी। गुस्सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था। वह मीरा को गले लगाना चाहती थी। उसे लगता था कि ऐसा करने से शायद मीरा थोड़ी शांत हो जाएगी, लेकिन बदले में मीरा उसे सामान्य से भी ज्यादा बुरी तरह पीटती थी। अमृता दरवाजे के सामने कुछ पल के लिए रुक गई। दूसरी नौकरानियां अमृता को देखते हुए अपनी सांसें रोककर खड़ी थीं। एक बार अमृता कमरे में प्रवेश कर जाती तो मीरा का ध्यान उसी पर चला जाता और वह किसी और को नहीं देखती। इसलिए नौकरानियां दिल से चाहती थीं कि अमृता अंदर चली जाए, लेकिन अमृता मुड़ गई। एक नौकरानी ने उसे रोक लिया। मिस, क्या आप अंदर नहीं जाएंगी? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अंदर जाकर पिटना चाहिए? ओह नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। स्थिति और खराब होने से पहले उस लड़की को वहां से बाहर निकालो। लेकिन मिस, अगर मैंने ऐसा किया तो तुम यहाँ अकेली नौकरानी तो नहीं हो, है ना? अगर तुम सब उसकी मार सहोगी तो किसी एक की चोट बहुत गंभीर नहीं होगी। मैं तुम्हारे इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगी और तुम्हें अच्छी कॉम्पनसेशन भी दूंगी। ठीक होने तक तुम्हें काम से छुट्टी भी मिलेगी। उसके बाद उस लड़की से कहना कि वो मुझसे आकर मिले। नौकरानियों ने घबराकर निगलते हुए एक दूसरे की ओर देखा। इस बार उन्हें समझ आ गया था कि अमृता किसी को बलि का बकरा नहीं बनने देगी। अचानक अमृता को विशाल की कही हुई एक बात याद आ गई। मीरा मर चुकी है। मैंने सुना है कि मरते समय भी वह लॉरेंस को महिलाओं के मामले में डांट रही थी। क्या मीरा मरते समय लॉरेंस से नाराज थी? क्या उसने कभी कल्पना की थी कि लॉरेंस उसे मार देगा? क्या उसके उन कार्यों के बावजूद वह उससे प्यार करती रही थी? या उसने अंत तक वास्तविकता से आंखें मूंद कर रखी? क्या मरते समय उसे अपने व्यवहार पर थोड़ा भी पछतावा हुआ था? क्या उसे यह अफसोस हुआ था कि उसने अमृता के साथ बुरा व्यवहार किया? अमृता ने अंत तक उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। क्या मीरा को उस सुरक्षा कवच को खोने का पछतावा हुआ था? या क्या उसने कभी इसके बारे में सोचा भी था? अब यह मायने नहीं रखता था कि वो इन बातों के बारे में सोचती रहे। वो सब अतीत था। अमृता फिर मुड़ी और वहां से चली गई। खून का रिश्ता होने पर भी माँ और बेटी के रिश्ते में भी सीमाएं होती हैं, और मीरा ने तो कभी अमृता का हाथ तक नहीं थामा था। अब अमृता को एहसास हो गया था कि वह सच में अपनी माँ को छोड़ सकती है। वापस कैंप पहुंचने के बाद, कपड़े बदलकर और रात का खाना खाने के बाद विशाल ने प्रताप को बुलाया। प्रताप ने चाय तैयार की और विशाल के बैरक में प्रवेश किया। आज बाहर जाकर अच्छा लगा। प्रताप को बिल्कुल पता नहीं था कि विशाल कहाँ गया था। हालांकि सुबह उसने विशाल को नींद की कमी और तनाव के कारण बेहद थका हुआ देखा था, लेकिन अब लौटने पर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान भी थी। विशाल ने चाय पीते हुए प्रताप से पूछा, तुम्हें वाइकाउंट फिशर के परिवार के बारे में क्या पता है? तुम फिशर परिवार के बारे में क्यों जानना चाहते हो? प्रताप का विशाल के सवाल का जवाब एक और सवाल से देना असामान्य था। विशाल ने उसे अजीब नजरों से देखा। तब प्रताप ने शांत स्वर में कहा, फिशर परिवार 18 साल पहले बर्बाद हो गया था।
वाइकाउंट और विस्काउंटेस ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उनके बच्चों सहित उनके रिश्तेदार भी गायब हो गए थे। वो परिवार लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुका है। क्या? विशाल चौंक गया और उसने अपनी चाय का प्याला नीचे रख दिया। वो घबरा गया और अपनी मुद्रा बदल ली। अब वो कुर्सी पर आराम से नहीं बैठा था। प्रताप ने फिर कहा, उनके पतन के समय विस्काउंटेस फिशर महारानी की परिचारिका थीं। वो एम्प्रेस की बचपन की मित्र भी थीं। अपने निम्न पद के कारण वह मुख्य परिचारिका नहीं बन सकी, लेकिन वो महारानी की सबसे भरोसेमंद व्यक्ति थीं। तो फिर उन्होंने आत्महत्या क्यों की? उन्होंने दोनों राजकुमारों की मृत्यु की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, क्योंकि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। विशाल ने घबराकर निगल लिया। वापस आने तक उसने इस बारे में गहराई से नहीं सोचा था। हालांकि उसे लगा था कि अमृता के इस अनुरोध के पीछे कोई कारण अवश्य होगा, लेकिन उसने सोचा था कि वाइकाउंट फिशर से मिलने और वह रत्न खरीदने के बाद बात वहीं खत्म हो जाएगी। क्या उन राजकुमारों में से एक की मृत्यु चेचक से नहीं हुई थी? हाँ, ये सच है, लेकिन किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी ही थी। राजकुमारी की सबसे पहले मृत्यु हुई और 1 साल बाद दोनों राजकुमारों की भी मृत्यु हो गई। फिर, जैसा कि तुम जानते हो, अफवाह फैलने लगी कि यह किसी श्राप का परिणाम था। हाँ, मुझे पता है। हालांकि यह घटना उसके बचपन के दौरान हुई थी, लेकिन विशाल को यह इसलिए भी याद थी क्योंकि उसी समय उसके परिवार को उसका पुराना पद वापस मिला था। क्या महारानी ने उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था? मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन निश्चित रूप से उस पर दबाव रहा होगा। प्रताप ने कहा, हर कोई जानता है कि जो कुछ हुआ था, उसके लिए एम्प्रेस एम्परर से बहुत नाराज रही होंगी। क्या तुम्हारा मतलब है कि अपने बच्चों को खोने के कारण एम्प्रेस इतनी नाराज थी कि एम्परर को डर था कि वह उनके लिए खतरा बन सकती हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें नियंत्रण में रखा? अब सोचता हूं तो उसके कुछ ही समय बाद हर मैजेस्टी का परिवार भी बर्बाद हो गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसके पीछे एम्परर का हाथ था। उस समय केवल ऐसी अफवाहें ही फैल रही थीं। प्रताप ने आगे कहा, लेकिन ये बात जोर शोर से कही जा रही थी कि किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी, लेकिन कोई भी एम्परर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता था और न ही सीधे एम्प्रेस पर हमला कर सकता था। इसलिए शायद हर मैजेस्टी की रक्षा करने के लिए विस्काउंटेस फिशर ने अपनी जान दे दी। लेकिन यह अजीब है कि कोई अपराध साबित हुए बिना भी पूरा परिवार बिखर गया और गायब हो गया। हाँ, कुछ और भी संदेह हैं। ये हत्या भी हो सकती थी, या फिर यह उससे कहीं बड़ी साजिश हो सकती थी, जिसकी विशाल कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज मार्कस हैंसन से मुलाकात कर चुके विशाल को गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं सूझा। उसे आश्चर्य हुआ कि कहीं यही वह कारण तो नहीं था जिसकी वजह से एम्परर ने मीरा को माफ कर दिया था। एम्प्रेस के सभी बच्चों की मृत्यु के साथ एम्परर ने सिंहासन के अपने वैध उत्तराधिकारी खो दिए थे। अब उसके पास केवल उसके नाजायज बच्चे बचे थे। उसकी दोनों बेटियों की माताओं का पद बहुत निम्न था, और फिर लॉरेंस था, जिसे एम्परर किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक प्यार करता था। अपने बच्चों को खोने से शायद उसे अकेलापन और निराशा महसूस हुई होगी, जिसके कारण वह फिर से मीरा पर निर्भर होने लगा होगा। क्या फिशर परिवार के किसी वंशज को ढूंढने की कोई संभावना है? विशाल ने दोबारा अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए और अपनी उंगलियों को आपस में फंसाते हुए पूछा। प्रताप झिझका। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें आसपास पूछताछ करनी चाहिए। शायद अमृता चाहती थी कि मैं यही करूं, विशाल ने सोचा। तब प्रताप ने कहा, मेरा कर्तव्य आपकी सेवा करना है, लेकिन अचानक फिशर परिवार में आपकी इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? मैंने सुना है कि विस्काउंटी फिशर की पुश्तैनी धरोहर सेंट ऑल्गर्स हार्ट नाम का एक रत्न है। हाँ, यह सही है। मुझे वह चाहिए, लेकिन फिशर परिवार की ऐसी स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं पता कि मुझे वह कब मिलेगा। विशाल ने आह भरी। उसने अमृता से कहा था कि अगली मुलाकात में वह उसे सेंट ऑल्गर्स हार्ट देगा, लेकिन अब उसे नहीं पता था कि वह उससे दोबारा कब मिल पाएगा। उसे एहसास हुआ कि वह पहले से ही अगली मुलाकात का इंतजार कर रहा था। यह एहसास होते ही उसने फिर से आह भरी। तुम्हें इसकी जांच करनी चाहिए। आखिरकार यह एक रत्न है। कैसे? अगर तुम्हें किसी रत्न की तलाश है, तो किसी जौहरी से पूछना अधिक आसान नहीं होगा। 18 साल बीत चुके हैं। बहुत संभव है कि वह अब बाजार में बिक रहा हो। इसके अलावा अफवाह है कि फिशर परिवार की अधिकांश संपत्ति उस समय भागने के लिए धन जुटाने के लिए बेच दी गई थी।
समझ गया। जैसे ही विशाल अपनी कुर्सी से उठने लगा, प्रताप हंस पड़ा। आधी रात हो चुकी है, लॉर्ड विशाल, आपका इस समय राजधानी की किसी ज्वेलरी की दुकान पर जाने का इरादा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अजीब तरह से उत्साहित महसूस करने के कारण कुर्सी से थोड़ा उठ चुके विशाल फिर से बैठ गया। प्रताप मुस्कुराया और विशाल का खाली चाय का प्याला उठा लिया। वैसे, प्रताप, विशाल ने पूछा, मैं किसी महिला को उपहार के रूप में कपड़े कैसे दे सकता हूँ? हालांकि, प्रताप हल्का सा हंसे बिना नहीं रह सका। विशाल ने दृढ़ता से कहा, तुम जैसा सोच रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। जी, मैं समझ गया। सच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, जी। प्रताप के जवाब के बावजूद विशाल ने असहज होकर पैर पटक दिया। उस दिन के बाद शिवांश एट रोशन पर एक उदास माहौल छा गया। मीरा ने अपना कमरा तहस नहस कर दिया था, अपनी नौकरानियों को पीटा था और पूरी रात हंगामा किया था। अगले दिन वह इतनी कमजोर महसूस कर रही थी कि बाहर जाने की ताकत तक नहीं थी और अपने बिस्तर पर ही पड़ी रही। उसका तापमान बढ़ गया था और बहुत जोर से चिल्लाने के कारण उसका गला भी सूज गया था। एक आज्ञाकारी बेटी की तरह अमृता उसके पास बैठी थी और चम्मच से उसे गर्म नींबू वाली चाय पिला रही थी। तभी मीरा ने भारी और बैठी हुई आवाज में कहा, अब जब तुम बड़ी हो गई हो, तो क्या तुम ये दिखावा करना पसंद करोगी कि कल रात तुमने अपनी माँ को गुस्से में नहीं देखा? ऐसा नहीं है, मेरे भाई ने मुझे बुलाया था और हम कुछ देर बात कर रहे थे। अमृता ने आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया, मैं कभी भी माँ की हालत को नज़रअंदाज नहीं करूंगी। ये सच है, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो एकमात्र व्यक्ति जिस पर मैं भरोसा कर पाऊंगी वह मेरी बेटी होगी। मैं तुम्हारे लिए जीती हूँ। मीरा ने मुस्कुराते हुए अमृता को गले लगा लिया, जैसा कि वह कभी कभी अच्छे मूड में होने पर किया करती थी। अगर तुम्हारी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, तो तुम मेरे महाराज के साथ डिटैच्ड पैलेस क्यों नहीं चली जाती? डिटैच्ड पैलेस? हाल में बहुत गर्मी पड़ रही है, शायद डिटैच्ड पैलेस जाने का यही सबसे अच्छा समय है। इसके अलावा उसके ठीक बगल में समुद्र भी है। मीरा की आंखें चमक उठी। हमें छुट्टी पर जाना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि लॉरेंस के पास समय होगा? अगर मेरा भाई व्यस्त है, तो आप दोनों अकेले चले जाए। इस तरह आपकी यात्रा और भी निजी होगी। लॉरेंस नहीं भी जाता, तब भी यह एम्परर के साथ यात्रा होती, इसलिए वास्तव में इसे निजी नहीं कहा जा सकता था। हालांकि, इन शब्दों से मीरा का मूड बेहतर होता दिखाई दिया और गले में दर्द होने के बावजूद वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। एम्परर ने मीरा के अनुरोध को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। यात्रा की तैयारी शुरू हो गई और योजनाओं को अभूतपूर्व तेजी से लागू किया गया। अमृता को लगा कि एम्परर ऐसा समय टालने के लिए कर रहा था, और वह सही थी। इस समय तक एम्परर शायद ये सोच विचार कर रहा था कि वेस्टर्न आर्मी की विजयी वापसी के समारोह की अनुमति दी जाए या नहीं। वह लंबे समय से वेस्टर्न आर्मी के मुद्दे को टाल रहा था। उसने एक के बाद एक बहाने बनाकर इनकार किया था, लेकिन अब यदि लॉरेंस के लिए वह अपनी सहमति देता, तो ये कुछ हद तक शर्मनाक होता। अब जब विशाल राजधानी में प्रवेश कर चुका था, वह अपने निर्णय को और टाल नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में मीरा का अनुरोध समय टालने का एकदम सही बहाना था। एम्परर निर्णय लेने से पहले अगले कुछ सप्ताह विशाल के व्यवहार का निरीक्षण करने वाला था। हालांकि इससे वह अपने निर्णय को टालता रह सकता था, लेकिन उस पर अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया जा सकता था। दूसरी ओर, यदि की गई मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो आलोचना सरकार पर आ जाती। किसी भी स्थिति में जनता की राय उसी दिशा में जाने वाली थी। यह अमृता और विशाल के लिए भी अच्छी बात थी। अब अमृता के पास अपने मन की चीजें करने के लिए कुछ सप्ताह थे। और पहले दिन की दोपहर को 3 सामान से लदी गाड़ियां हवेली पर पहुंची। अनगिनत कपड़े, पुतले और डिब्बे उतारे जा रहे थे। राजा बिल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह कोई असामान्य बात नहीं थी। जब भी मीरा कपड़े खरीदती थी, ऐसा हमेशा होता था। लेकिन इस बार मीरा यहाँ नहीं थी। एक प्रसिद्ध बुटीक की मालकिन एमिली गाड़ी से उतरते ही खुशी से बिल की ओर मुस्कुराई। वह राजधानी में सबसे स्टाइलिश, खास और महंगे कपड़े तैयार करने वाली ड्रेसमेकर थी। और मीरा उसकी नियमित ग्राहक थी। नमस्ते, मिस्टर राजा। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैडम तो मेरे महाराज के साथ डिटैच्ड पैलेस छुट्टियां मनाने गई हैं। मुझे लगा था कि तुम्हें पता होगा, एमिली। मैं आज मैडम के लिए नहीं, बल्कि उनकी बेटी के लिए आई हूँ।
आपका मतलब मिस अमृता है? हाँ, हिज ग्रेस द ग्रैंड ड्यूक एवरन ने मुझे भेजा है। ओह, वैसे जितनी बार मैंने उन्हें देखा है, मैंने हमेशा उनके पहनावे पर ध्यान दिया है और मुझे हमेशा अफसोस हुआ कि मैं उन्हें बेहतर दिखाने के लिए कुछ नहीं कर सकी। अगर उनके कपड़े बेहतर होते तो वह अपनी माँ जितनी ही खूबसूरत लगती, लेकिन आज मैं उनकी सुंदरता निखारने के लिए यहाँ आई हूँ। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। एमिली जोर से हंस पड़ी। वो अमृता की स्थिति से अच्छी तरह परिचित थी। मौसम में थोड़ा सा बदलाव होते ही मीरा दर्जनों कपड़े खरीद लेती थी। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो एम्परर उसे देते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें वह खुद भी खरीदती थी। चांदी और सोने की कढ़ाई से लेकर इओन कढ़ाई तक, जो सबसे महंगी थी। वह पूरे साम्राज्य में मिलने वाली सबसे कीमती सामग्री खरीदती थी और संतुष्ट होने के लिए उसे हर नया डिज़ाइन चाहिए होता था। शायद कपड़ों के मामले में एम्प्रेस भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी, लेकिन मीरा की खरीदारी के दौरान एमिली ने उसे कभी भी अमृता के लिए एक छोटी सी रिबन तक खरीदते हुए नहीं देखा था। अपनी पारखी नज़र के कारण एमिली ने ध्यान दिया था कि अमृता की एक पोशाक की कीमत मीरा के केवल एक स्कार्फ के बराबर थी। शायद उसकी पोशाकें उसके छोटे कद के कारण उस पर ठीक से फिट नहीं होती थीं, क्योंकि इस उम्र में किसी की लंबाई इतनी अधिक नहीं बढ़ती थी। बिल की आंखें अब भी आश्चर्य से फैली हुई थीं।